तो गाइस अगर आप भी डीयू के स्टूडेंट हैं और आपके पास ये फाइनेंशियल लिटरेसी के सब्जेक्ट है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको पास होने की बहुत टेंशन हो रही है तो इस वीडियो को देख के पूरा आप देख लेंगे तो आपके पास होने की श्योरिटी मैं देता हूँ कि आप 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी भाई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप फेल हो जाएं, और अगर मेरी वीडियो से पढ़ रहे तो बिल्कुल फेल नहीं हो सकते। ठीक है, मैं करने के वाला हूँ इस वीडियो में, मेरे सामने डीयू की बुक खुली हुई है। ठीक है, मैं उसमें पेज बाय पेज, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर सारा कुछ पढ़ा दूंगा। वन शॉट में पूरा आपका फाइनेंशियल लिटरेसी कंप्लीट कर दूंगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई भी डीयू की बुक है या कोई भी फाइनेंशियल लिटरेसी की बुक है तो आप उसको खोल सकते हैं। डीयू की हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डीयू की वेबसाइट से। और अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, फ़ोन को रख दो साइड में। ठीक है, और अपना ना मेरे बात सुन लो और कॉपी पेन लेके बैठ दो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ बस आप सुन लो। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है भाई मैं आपको PDF दूँ, आप PDF में रट्टे मारो, आप याद करो, दिमाग में बिठाओ, ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल लिटरेसी दिमाग की चीज़ होती है, बस मैं आपको दिमाग में ऐसे भर दूंगा उसको। ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको बता दूंगा मैं, बस आपको मेरी बात सुननी है। ठीक है, सुनने में ही समझा दूंगा मैं आपको, दिमाग में बिठा दूंगा। आपको जरूरत पड़ेगी नहीं कि आप PDF से पढ़ो या आप कुछ पढ़ो, एग्जाम सेंटर पर भी खड़े होकर देख लोगे ना तो भी पास हो जाओगे। ठीक है, बात सुन लो क्या होती है। ठीक है, जब मैं स्टार्ट करता हूँ वन शॉट में सारा कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बुक में दिखा देता हूँ आपको बस सुनना है बात को। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी होती है एक नॉलेज होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी आप क्या समझ सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी वर्ड में समझ लीजिए फाइनेंस की लिटरेसी। फाइनेंस क्या होता है, पैसा, पैसे के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें, कि पैसे के बारे में आपको क्या समझाया जा रहा है कि पैसे को कैसे खर्च करना होता है, कैसे बचाना होता है, कैसे इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, तो वही होता है, आप बना के अपना वैसे लिख सकते हैं, पर मैं बता देता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी वो नॉलेज और स्किल्स होती है जो एक इंडिविजुअल को ना इतना सहायक बनाती है, इतना मतलब वो कह लो इतना इनेबल करती है एक इंडिविजुअल को कि वो डिसीजन ले सके कि कैसे अपना पैसा जो है उसको मैनेज करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, कितना सेव करना है। ठीक है, और उसको समझा सके कैसे बजटिंग करनी है, कैसे इन्वेस्टिंग करनी है। ठीक है, और कितना लोन लेना है और कैसे लोन को पे करना है। मतलब ये सारी चीज़ें ना लिटरेसी की जो भी पैसे के रिलेटेड चीज़ है वो फाइनेंशियल लिटरेसी में समझाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी की भाई यही है, अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता होगा तो आप फ्रॉड और स्कैम से बचोगे। एक तो आपको पता होगा पैसे की नॉलेज, भाई कैसे पैसे में फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, आपका भाई एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, आप वेल्थ बना लोगे, मतलब समझ रहे हो ना, आपको पैसे की नॉलेज होगी, आप एक्सपेंस कम करेंगे। ठीक है, सेविंग ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे तो आप वेल्थ बना लोगे, मतलब वेल्थ क्रिएशन कर लोगे। अगर आपको पैसे की नॉलेज है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आपके ऊपर भाई लोन का बर्डन नहीं रहेगा। अगर आपको पता होगा ना भाई पैसे की कदर या पैसे के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा भाई लोन कितना बड़ा डेट ट्रैप है। ठीक है, उसमें बिल्कुल नहीं फंसोगे आप, आपको पता है भाई लोन अगर मैंने लिया भी है तो जल्दी से जल्दी पे कर दो। मतलब आप समझ रहे हो ना, फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी भाई एक तो ग्रोथ करेगा, आपकी वेल्थ बना के देगा आपको। ठीक है, आपको पैसे की वो नॉलेज होगी जिससे आपकी सेविंग बढ़ाएगा, आपके एक्सपेंस कम करेगा। ठीक है, जिससे कि आप अगर रिटायरमेंट भी हो जाएगी ना आपकी तो भी आपके पास इतना सफिशिएंट मनी रहेगा, इतनी सफिशिएंट आपने इन्वेस्टिंग कर ली होगी कि आपके पास बैठे बैठे घर भी पैसा आएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी इसलिए ज़रूरी है, पैसे की नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसे से पैसा बनाया जा सकता है, पर ये सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है जो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जो आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं अपने दिमाग में, जिससे कि आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग किस लिए करते हैं आप, प्लानिंग आप करते हैं अपने जो अपना ड्रीम ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग यही होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग ये होती है जिसमें आप अपने फाइनेंस जो भी आपका पैसा है उसकी ऐसी प्लानिंग करते हैं कि मैं इतना सेव करूंगा, इतना एक्सपेंस करूंगा, ठीक है, इतना इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा आपने प्लानिंग पूरी बनाई होती है, दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाया होता है जिसके रिलेटेड में आप अपने फ्यूचर ऑब्जेक्टिव जो आपके गोल है कि मेरे को आगे जाके घर खरीदना है, एक आपको मेरे को गाड़ी खरीदनी है, ये खरीदना है, आपको जो भी प्लानिंग है आपकी फाइनेंस के रिलेटेड वो आप अचीव कर सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। ठीक है, और आपको ये भाई फाइनेंशियल प्लानिंग में ही आता है, आपको इमरजेंसी फंड बना के रखने चाहिए कि ऐसा नहीं सारा पैसा उड़ा दे रहे हो जो कमा रहे हो। इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए जो कि अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाए तो ऐसा ना भाई मेरे पे तो पैसा ही नहीं है। ठीक है, आपको अपनी वेल्थ बनाने में ध्यान देना चाहिए कि आप पैसा जो है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि अपना जब आप कमा भी रहे हैं, आप पे खर्चे भी चल रहे हैं, पर साइड में जो भी थोड़ा बच रहा है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका जब आप पे पैसा ना भी हो आप वहाँ से पैसा एक कमा सके आप इन्वेस्टिंग के थ्रू। ठीक है, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है भाई खुला खर्चा कर रहे हो, पैसा आ रहा है तो उड़ा दे रहे हो। ठीक है, और आपको ये करना चाहिए कि डेप्ट मतलब लोन नहीं लेना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी में सबसे बड़ी ये चीज़ होती है, लोन लेना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लोन लेना भी है, ठीक है, तो सीधा सीधा भाई ये लोन लो तो कम से कम इंटरेस्ट ऑफ रेट पे लो, और ठीक है, और लेने के बाद उसको मतलब ट्राई करो जल्दी से जल्दी पे करने का, जल्दी से जल्दी उसको रीपे करने का ट्राई करो, क्योंकि भाई लोन यही है जितना आप टाइम में उसको पे करोगे इतना बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा। कोई भी आप जिसका आपने लोन लिया है वो आपसे उतना ही इंटरेस्ट लेगा। तो यही ट्राई करो, जब भी लोन लो या तो लो ही मत, लेते हो कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लो और ट्राई करो जल्दी से जल्दी पे करने का उसको ट्राई
ट्राई करो कि जल्दी जल्दी मैं उसको पे कर दूँ, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी कुछ कुछ टर्म्स हैं आपके क्वेश्चन में पूछ जा सकती है। फाइनेंशियल लिटरेसी में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या आप समझते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, तो आप ये लिख सकते हैं भाई जो मैंने चीज़ आपको बताइए कि खर्चे, आप तो खर्चे कम करने हैं, सेविंग करनी है, ठीक है, इमरजेंसी फंड बनाना है, इन्वेस्ट करना ताकि आपकी वेल्थ बन सके लॉन्ग टर्म में, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, ठीक है, और आपको लोन डेप्ट मैनेजमेंट कहते हैं उसे, कि लोन की मैनेजमेंट करनी, कितना लोन लेना है, कैसे रीपे करना है, ठीक है। ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बंदे क्या होते हैं लोन तो ले लेते हैं पर उनको पता ही नहीं रीपे कैसे करना है, उसको 3-3-4 साल में पे करते हैं, बैंक उनसे जितना लोन होता है तो इंटरेस्ट भी वसूल कर लेता है, अगर डबल मनी देनी पड़ती है आपको, ठीक है। और मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आपको बता ही दिया, ठीक है। और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी कर रहे हैं, आप लगा लीजिए आपके पास पैसा है तो आपके पास क्या दिमाग में आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्या आपके दिमाग में थॉट होना चाहिए कि मैं कैसे क्या करूँ कि ये पैसा मैं, मतलब क्या आपके दिमाग में होना चाहिए। आप लगा लीजिए आपके पास बहुत पैसा है और आपको मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की मतलब जानकारी दे रहा हूँ, आप लगा मैं CEO हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ क्या क्या आप करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपके पास पैसा है, सबसे पहले आप करो बजट करो अपने एक्सपेंस को, अपने एक्सपेंस सबसे पहले कम करो। आपके पास पैसा हो ना हो, सबसे पहला पॉइंट यही है, आपको अपने खर्चे सबसे पहले कम करने होता है। खर्चा आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और खर्चे में वो कह रहा हूँ भाई, यूनी नेसेसरी वाले खर्चे कम कर दिए, खर्चे मतलब जो आप ओवर स्पेंडिंग करते हो, मतलब अननेसेसरी एक्सपेंस करते हो वो कम करो सबसे पहले। उसके बाद इमरजेंसी फंड बनाओ, जो कि मैंने पीछे ही बताया था। सबसे पहले खर्चे कम कर लो, अपने खर्चे कम करोगे पैसा आपका थोड़ा बचने लग जाएगा, जो पैसा बच रहा है उससे इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद अब अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, उस लोन को रीपे करने का सोचो जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं है लोन की किस्तें चल रही है हर महीने कट रही, खाते से चलने दो, नहीं। लोन लिया है उसके बारे में सबसे पहले ये सोचो कि मैं इस लोन को जल्दी से जल्दी खत्म कैसे करूँ, रीपे कैसे करूँ। ये नहीं है लोन पे होता जा रहा है धीरे धीरे पे हो रहा, नहीं। लोन जब भी आपने लिया आप सोचते रहो मैं जल्दी जल्दी मैं कैसे इसको रीपे कर सकता हूँ, बस आपको ये सोचना है, ठीक है। ये आप तो ऐसा करते हो कि वन टाइम मैं पूरी पेमेंट करता हूँ, जल्दी जल्दी इसको निकालने की कोशिश करो। ये मैं सोचो 3 साल का लोन लिया 3 साल में रीपे करूँगा, भाई 3 साल में बैंक कितना इंटरेस्ट ले लेगा आपसे, ठीक है। सबसे पहले यही नॉलेज होती है कि जल्दी जल्दी उसको लोन को रीपे करो ताकि कम से कम इंटरेस्ट रेट देना पड़े, कम से कम इंटरेस्ट पैसा उनको देना चाहिए इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। कम से कम आपको इंटरेस्ट पे करना चाहिए, इसलिए लोन करो, ठीक है। और उसके जो भी पैसा आपके बचता है उसको इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट वाइजली। स्टॉक में करो, मतलब स्टॉक में करो या प्रॉपर्टी में करो, लॉन्ग टर्म एसेट किसी में करो, किसी में भी करो, पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में यही होता है भाई इंश्योरेंस लेनी चाहिए आपको। समझिए सारे पॉइंट मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने एक्सपेंस कम करो, अननेसेसरी एक्सपेंस उसको कम करो। सेकंड स्टेप होता है भाई अपने जो पैसा आपने बचाया एक्सपेंस कम करके उससे इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद आप ये सोचो ठीक है मैंने पैसा थोड़ा बचा तो उसके इमरजेंसी फंड बना दिया, अब जो मैंने लोन लिया हुआ है ना उसकी मैनेजमेंट करनी है, ये कम से कम अपना लोन का इंटरेस्ट मैं पे करूँ, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी लोन पे करने की सोचो कि जल्दी जल्दी जितना भी लोन मैंने ले रखा बैंक से किसी से भी उसको मैं रीपे कर दूँ ताकि मेरे को कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े, ठीक है। उसके बाद भाई जो भी आपका पैसा बचता है उससे इन्वेस्ट करो, स्टॉक में करो, डिवेंचर में करो, किसी में भी करो, बॉन्ड में करो, ठीक है, किसी में भी करो, लैंड बिल्डिंग एसेट किसी में भी करो, पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और लास्ट में ये अगर आपके पास फिर भी पैसा बच रहा है भाई उसको इंश्योरेंस हमेशा लो। लाइफ इंश्योरेंस होती है, हाउस इंश्योरेंस होती है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है, काफ़ी सारी इंश्योरेंस होती है, वो इंश्योरेंस लो, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी ये होती है। सेविंग के बारे में तो आपको बताइए, सेविंग के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट होता है कि सेविंग के बारे में पूछ लिया जाता है। क्या सेविंग का भैया भाई एक सबसे पहले क्या है ना, सेविंग के फायदे बता देता हूँ मैं आपको। सेविंग तो आपको पता है क्या होता है, पैसा बचाना सेविंग कहता है। सेविंग के फायदे क्या होते हैं भाई, एक तो आप सेविंग करोगे आपके दिमाग में लेस स्ट्रेस रहेगा। एग्जाम में रीजन पूछ लिए जाते हैं कि सेविंग का मतलब क्या फायदे क्या होते हैं, तो भाई सबसे पहले तो लेस स्ट्रेस रहेगा। अगर आप सेविंग करके रखेंगे यार आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहेगा। आपको पता है भाई कोई भी अगर इमरजेंसी आ जाए मतलब कुछ भी हो जाए तो मेरे पे स्ट्रेस नहीं होगा आपके दिमाग को, आपको पता है मेरे पे सेविंग्स हैं, ठीक है। आप अगर कोई भी आपका फ्यूचर गोल है आपको उसको मीट करने में सेविंग आपकी वो आपको सेविंग आपको हेल्प करेगी। आप कोई भी फ्यूचर में अगर आपको आपका ऑब्जेक्टिव है मेरे को घर लेना गाड़ी लेने तो आप सेविंग उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। आपको घूमने वगैरह भी जाना तो भी आपको करेगी, ठीक है। और आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस एकदम से कोई खर्चा आ गया ना सामने तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास पहले से सेविंग है, ठीक है। और आप रिटायरमेंट के टाइम भी आप आराम से जिंदगी जी सकते हो तो आपको पता है मेरे पास सफिशिएंट सेविंग है, ठीक है। और आप लगा लीजिए कि आपकी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी आ जाएगी। अगर आप स्टूडेंट भी आप पैसे नहीं भी कमाते हैं तो भी अगर आप पेरेंट्स जो आपको पैसे देते हैं आपके थोड़ी पैसे बचते हैं उसको बाय सेविंग करो ताकि आपके पास एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ सके, ताकि आपको कभी भी कोई जरूरत पड़े, कपड़े लेने, बुक लेने, कुछ भी लेने तो घर वाले दे देंगे। और आपके पास नहीं दे रहे हैं घर वाले, आप लगा लीजिए आप उनसे नहीं मांग रहे हैं तो आपके पास एक इंडिपेंडेंसी हो कि भाई मेरे को मांगने ही नहीं पड़ रहे हैं घर वालों से, मैंने सेविंग की हुई है, मैं अपने पैसे से भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेविंग के ये फ़ायदे होते हैं, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया। अब आपके उसके बाद बताता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं कि कटिंग डाउन, हाँ भाई ये एक्सपेंस वही बताया हुआ है भाई, स्पेंडिंग को कैसे कम करना होता है मैंने बताया हुआ है आपको। पहले बजट बना लो अपना, पहले जैसे मंथ के स्टार्टिंग में जब आपकी सैलरी आएगी पहले दिन बजट बना, मतलब आपके एग्जाम में पूछा जाए ना कि स्पेंडिंग को, खर्चे को कैसे रोक सकते हैं। खर्चे को मतलब होता है ना कि भाई खर्चे आपको समझ नहीं आता रोक कैसे, भाई सबको लगता है आपको भाई इतने नेसेसरी खर्चे हैं इनको कैसे रोक सकता हूँ। सबसे पहले इसमें बताया हुआ आपको एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि हाउ टू मैनेज स्पेंडिंग्स, मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग बताओ कि मतलब स्पेंडिंग जो भी आप खर्चे उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सैलरी आते ही आपको पहले दिन क्या करना है,
अपना एक बजट बना लेना है कि भाई इतना मैं खर्चा करूँगा इस महीने में, इतना मैं मतलब सेव करूँगा, इतना मैं इन्वेस्ट करूँगा, सब कुछ आपको लगा लेना है। पहले बजट बना लेना है। बजट बनाने के बाद आपको ये सोच लेना है भाई मैं कैसे कैसे अपने अननेसेसरी जो खर्चे हैं, मतलब फालतू खर्चे उसको कम कैसे करूँ। रिटायरमेंट के बारे में सोच लेना है अभी से। ऐसा नहीं है रिटायरमेंट 60 की उम्र में आ रही तो 55 की एज में जाके आप सोच रहे हो कि भाई अब रिटायरमेंट के बारे में सोचता हूँ। नहीं, रिटायरमेंट के बारे में आज से सोच के चलना है। धीरे धीरे पैसे जमा करोगे तभी अपना इतनी सफिशिएंट फंड बन पाएगा कि आप बैठे बैठे खा सको। ठीक है, उसके बारे में सोचना है। फिर आपको भाई सेविंग के बारे में सोचना है कि सेव कैसे कर सकता हूँ, कहाँ पैसा मैं बचा सकता हूँ तो मैं सेव कर लूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यही करना भाई, आपको यही ट्राई करना कि मैं लोन रीपे करूँ और आपको कैसे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, आपको ये सोचना। ये 3-4 बातें ये पूरे चैप्टर में घुमा फिरा के बोली हुई हैं, वैसे ही मैंने पूरी आपको बता दी हैं, एक्सप्लेन भी कर दी हैं, तो आप अपना भाई दिमाग से अपना समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, मैंने आपको रिटायरमेंट प्लान के बारे में यही होता है भाई, रिटायरमेंट के बारे में अभी से सोच के चलना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई रिटायरमेंट अभी जब आएगी जब भी सोचेंगे। रिटायरमेंट के बारे में जब भी आप पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बारे में सोच के चलें। थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करें रिटायरमेंट के लिए, पर करें ज़रूर। ठीक है, आपको पता भी होगा रिटायरमेंट आएगी जब तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अभी से थोड़ा थोड़ा सेव करें ताकि हो सके। हाँ, आपको वही चीज़ें बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर कि भाई कैसे एक्सपेंस कम करना होता है, तो सबको पता है एक्सपेंस कैसे कम करें। ठीक है, सेविंग करनी होती है, इन्वेस्ट करना होता है पैसा बचा के। ठीक है, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना होता है जहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। अगर आपने लोन ले रखा है तो भाई उस लोन को रीपे कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी सोचो उसको रीपे करो ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ना भरना पड़े, टैक्स नहीं ज़्यादा से इंटरेस्ट ना भरना पड़े। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितना आप देर में भरेंगे उतना ही समय का बैंक या कोई भी आप जिससे आपने लोन लिया वो आपसे उतना इंटरेस्ट लेगा। आपने 3 साल का लिया तो 3 साल का इंटरेस्ट लेगा आपसे। अगर आप उसी लोन को 6 महीने में रीपे कर दोगे 6 महीने का इंटरेस्ट लेगा। तो आप समझ लो भाई 3 साल में इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, 6 महीने में इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। तो आप समझ सकते हो, आप समझदार हैं। ठीक है, पहला चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो गया। इतना इस चैप्टर से आता है। मैंने बेसिक बातें आपको बता दी हैं। बेसिक नहीं, मैंने पूरा ही ओवरव्यू दे दिया चैप्टर का। अगर आपने मेरी बात भी सुन लिया ना, आप अपने आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, इतना तो आप सफिशिएंट है। सेकंड चैप्टर भाई, अगर आपका सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर आया था आपका बैंकिंग के रिलेटेड, बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बैंक के बारे में तो आपको पता होगा भाई, बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों से पैसा लेता भी है और पैसा लोगों को देता भी है। समझ रहे हो ना, आपसे पैसा लेगा भी, आप उसमें बैंक का पैसा अपना डिपॉजिट भी करते हैं और बैंक वही पैसे से आपको लोन भी देता है। लोगों को जिसको लोन चाहिए होता है लोन भी देता है, पर कुछ इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट में देता है कि भाई थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, वो आपको पता ही है। ठीक है, बैंक कितने तो RBI होता है आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में एग्जाम में तो आप बता सकते हैं क्या होता है। कमर्शियल बैंक क्या होता है भाई, कमर्शियल बैंक वही बैंक होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। सी कमर्शियल बैंक वही होते हैं जो पैसा आपके पैसे से ही पैसा बनाते हैं। समझ रहे हैं, आप पैसा डिपॉजिट करेंगे उसी पैसे से वो किसी को लोन दे देंगे। ठीक है, तो ये कमर्शियल बैंक का काम होता है। कमर्शियल नाम से मतलब कमर्शियल मतलब पैसा कमाने के लिए होते हैं बैंक। ठीक है, इनका मोटिव यही होता है। मोस्टली प्राइवेट बैंक होते हैं, इनका ये मोटिव होता है जो भी लोगों ने डिपॉजिट करा है हमारे बैंक में उस पैसे को जिसको लोन चाहिए होगा उसको लोन दे देंगे, उससे इंटरेस्ट वसूल कर लेंगे। ठीक है, तो बीच में इनको पैसा बच गया ना, जितना आपने 1 लाख डिपॉजिट करा था, इन 1 लाख सामने किसी को लोन दे दिया। समझ रहे हैं, अब उस पर 50,000 लगा ले, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किसको, इंटरेस्ट तो बैंक का ही होगा ना, क्योंकि आप अगर कल तो पैसा अपना लेने भी आएंगे बैंक से तो आपने जो 1 लाख डिपॉजिट करे थे वो आप 1 लाख ही लेके जाएंगे, पर जो इंटरेस्ट कमाया वो बैंक का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद RRB हो जाता है, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक भी यही होते हैं भाई, यही बैंक होते हैं जो स्पेसिफिकली स्टैब्लिश किए जाते हैं रूरल एरिया में, गाँव के एरिया में स्टैब्लिश किए जाते हैं। और इनका मेन मोटिव यही होता है भाई कि रीजनल एरिया में जो रूरल एरिया जो गाँव का इलाका है उनके लोगों को बैंक की फैसिलिटी दे, कि भाई वो शहर लोन लेने के लिए या कुछ पैसे की जरूरत के लिए पैसा डिपॉजिट करने के लिए शहर तो आएंगे नहीं, तो इसलिए रीजनल रूरल बैंक रीजनल रूरल से समझ रहे हैं रूरल एरिया में स्टैब्लिश किए जाते हैं बैंक। गरीब एरिया मतलब गरीब नहीं, गाँव एरिया में, मतलब जो डेवलप नहीं है इतना एरिया, गाँव एरिया में ये स्टैब्लिश किया जाता है ताकि गांव के जो लोग हैं उनको भी फाइनेंस की पूरी वो हो सके, ताकि वो भी अगर उनको लोन वगैरह चाहिए हो, पैसे डिपॉजिट करने हो, तो उनके पास भी कोई बैंक हो। तो रूरल एरिया के बैंक को रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक आपको बताइए, पब्लिक सेक्टर बैंक होता है पब्लिक जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की मैक्सिमम होल्डिंग होती है, जो गवर्नमेंट के अंडर बैंक होता है, जैसे कि SBI आपका बैंक है, ये आपके पब्लिक बैंक होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक मैंने आपको बताया, प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होते हैं जो पब्लिक गवर्नमेंट बैंक नहीं होते, जो पब्लिक मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन ने या प्राइवेट एंटिटी ने होल्ड कर रखे होते हैं। प्राइवेट बैंक का काम यही होता है भाई कि पैसा कमाना, इनका इकोनॉमिक वेलफेयर काम होता है सिर्फ। ठीक है, इनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से काम होता है, अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। और पब्लिक बैंक का जो मोटिव होता है वो वेलफेयर करना होता है, प्रॉफिट कम होता है उनका मोटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक आपको बताया भाई, कोऑपरेटिव बैंक वही होते हैं। ठीक है,
कुछ मेंबर मिलकर कोऑपरेटिव बैंक बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपने जैसे कि पढ़ा हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे होते हैं, मतलब 4-5 लोग होते हैं, मतलब 4-5 नहीं, कई सारे लोग आपस में मिलकर, कोई बैंक नहीं होता, कोई पब्लिक गवर्नमेंट नहीं होती यहाँ पर, 4-5 लोग गाँव के, मतलब जितने भी गाँव के लोग हैं वो मिलकर अपना एक बना लेते, मिलकर अपनी कमेटी बना लेते हैं, सब अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, और जिसको भी उनमें से अगर किसी को पैसे की जरूरत भी होती है तो वो उनको पैसा दे देते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे जो बैंक चार्ज कर रहा है। कोई बैंक लगा लो आपसे 10% इंटरेस्ट ले रहा है, पर ये आपको जो है कम इंटरेस्ट पे आपको लोन देने, क्योंकि ये आपके लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, सबने थोड़ा सा पैसा पूल करा, अपनी तरफ से लगाया, एक आपका अच्छी खासी अमाउंट बन गई। अगर किसी को, अगर उनमें से किसी को लोन भी चाहिए तो वो उसको लोन दे देंगे कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक के रिलेटेड में, ठीक है। इसलिए ये बैंक फेमस होता है, ताकि बैंक पे लोगों को ना जाना पड़े, मतलब बैंक पे ज़्यादा इंटरेस्ट ना पे करके लोग यहीं से लोन ले लेते हैं कमेटी के मेंबर। कोऑपरेटिव बैंक ये होता है, मतलब कॉपरेशन से बनता है, आपस में गाँव वाले लोग कॉपरेशन से बना लेते हैं इसको। फॉरेन बैंक भाई वही होते हैं जो फॉरेन के बैंक होते हैं, इंडिया की लैंड में, इंडिया की उसमें मतलब लैंड पे, कंट्री में, टेरिटरी में इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक वही होते हैं भाई जो डेवलपमेंट के लिए पैसे लेते हैं, आप नाम में समझते हैं डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक वही बैंक होते हैं जो डेवलपमेंट के लिए पैसे देते हैं, वो ऐसे पैसे नहीं देते, पर वो इसलिए पैसे देते हैं सिर्फ अगर आपको डेवलपमेंट का काम करना है, आपको लगा लो मेरे को फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, मेरे को एक बिजनेस क्रिएट करना है, मेरे को लगा लो रोड क्रिएट करना है, कुछ भी अगर आपको डेवलपमेंट के लिए काम करना है तो उसके लिए पैसा डेवलपमेंट बैंक देता है, ठीक है। और हाउसिंग बैंक वो होता है भाई जो हाउसिंग सेक्टर के लिए पैसे देता है, कि आपको अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, मतलब आपको घर बनाना है या कोई प्लॉट खरीदना है, घर में रिपेयरिंग का काम कराना, मतलब जो भी घर से रिलेटेड काम है, घर बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, प्रॉपर्टी बिल्ड करना, कुछ भी काम है, उसके लिए लोन हाउसिंग बैंक देता है। अब बैंक की आपकी फैसिलिटी तो पता ही है भाई, बैंक आप अगर आपसे पूछा जाए कि बैंक मतलब पूछा जाए कि बैंकिंग की प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होती है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्या होती है, मतलब बैंकिंग का काम क्या होता है, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है बैंक आपको। सबसे पहले आपको लोन देता है, ठीक है, आपको चेक वगैरह डिपॉजिट करने की वो देता है, ठीक है, चेक वगैरह डिपॉजिट करने की आपको वो देता है, ठीक है, और कैश मतलब पैसा डिपॉजिट करने की देता है, आप चेक डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको फॉरेन करेंसी पे एक्सचेंज करने का बैंक से आपको काम होता है, अगर आप फॉरेन मतलब आप लगा लीजिए आपके पास डॉलर अगर है, कोई और भी करेंसी है और आपको कन्वर्ट कराना है, रुपीज़ में कराना है, किसी में कराना है, तो बैंक रिलेटेड होता है। बैंक क्या सर्विस देता है, एक आपको लोन देता है, एक आपको कैश डिपॉजिट करने का वो देता है, एक आपको चेक की फैसिलिटी देता है, एक आपको मतलब वो देता है, फैसिलिटी देता है एक्सचेंज करने की फॉरेन करेंसी में। अगर आपको इंडिया के रुपये को किसी और करेंसी पर कराना है तो बैंक करेगा, या किसी और करेंसी से इंडियन रुपीज़ में कराना वो भी बैंक कराएगा, ठीक है। और आपको पे मतलब आपको मैंने बता दिया यही बैंक का काम होता है। उसके बारे में आता है टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बैंक के भी आपको पता है कई सारे अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, मतलब करंट अकाउंट होता है, तो बता देता हूँ। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है भाई जो नॉर्मल लोग क्रिएट मतलब नॉर्मल लोग खुलवाते हैं, जिसे, ठीक है, मतलब लगा लो बिजनेसमैन इसको नहीं खुलवाता, ये नॉर्मल जो लोग होते हैं ये सेविंग बैंक को मतलब सेविंग अकाउंट को खुलवाते हैं अपने बैंक में, ठीक है। सेविंग बैंक इसलिए होता है, ठीक है, इसमें मतलब आम जनता इसलिए इसमें होता है, इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। और अगर मतलब नॉर्मल लोग हैं ना उनको इतनी ट्रांजैक्शन नहीं यूज होती है। ये करंट अकाउंट होता है उसलिए जो उनके लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है। आप जैसे लगा लीजिए कोई बिजनेस है, उसमें भाई दिन में हज़ारों ट्रांजैक्शन होती है, करोड़ों में रुपया आता है, ठीक है, हज़ारों चेक मतलब इशू करे जाते हैं, तो इतने सारा पैसे के लेन देन होता है, तो वो करंट अकाउंट में होता है, वो सेविंग अकाउंट में नहीं हो सकता। तो करंट अकाउंट कौन ओपन कराता है, बिजनेसमैन लोग ओपन कराते हैं। इसमें आपकी लिमिट हाई मतलब इसमें लिमिट नहीं होती ट्रांजैक्शन की, कितनी भी आप लिमिट कर सकते हैं, कितनी भी ट्रांजैक्शन दिन में कर सकते हैं, कितने भी चेक इशू कर सकते हैं, ये होता है। क्योंकि बैंक क्योंकि भाई बिजनेस वालों को ही इनकी जरूरत होती है, क्योंकि भाई दिन में काफ़ी से हज़ारों ट्रांजैक्शन करते हैं। और सेविंग अकाउंट भाई लोन नॉर्मल लोगों के लिए होता है जिनकी इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती, इतनी ज़्यादा पैसा डिपॉजिट भी नहीं करते, इतना ज़्यादा वो खर्चा भी नहीं करते, इतना ज़्यादा चेक का यूज़ भी नहीं करते, वो सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं, ठीक है। और एक टर्म डिपॉजिट के बारे में आपको पढ़ लेना। टर्म डिपॉजिट भाई एक फिक्स डिपॉजिट का दूसरा नाम है, ठीक है। आपको फिक्स डिपॉजिट तो आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट आपको पता होगा, एफडी जिसे कहते हैं यार। एफडी में क्या होता है, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के बाद जब एफडी मैच्योर हो जाती है तो आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिलता है विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि एफडी क्या होती है, तो एफडी को टर्म डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद रुक जाइए एक सेकंड, मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज में मैं बताता हूँ आपको। टर्म डिपॉजिट होता है, करंट अकाउंट मैंने आपको बता दिया। रिकरिंग डिपॉजिट होता है टाइप ऑफ बैंक मोस्ट सुटेबल फॉर दोज हु आर डिस्कस फेयर ऑफ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में आपको भाई चैट जीपीटी वगैरह पे गूगल पे सर्च कर लेना, मैं बता दिया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, मैंने इतना ये पढ़ा नहीं हुआ है और मेरे भी एग्जाम है, ठीक है, तो इसलिए आप इसे पढ़ सकते हैं। मैंने फिर बता दिया, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लिख सकते हैं। आपके सामने कॉपी वगैरह हो तो आप लिख सकते हैं कि भाई रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में खुद पढ़ लेना है, एक बार सर्च कर लेना, ईजी होता है वैसे तो। अब मेरे को इतना दिमाग में आ नहीं रहा है तो अपने आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा पैन कार्ड क्या होता है, पैन कार्ड के बारे में दिया होगा। पैन कार्ड भाई होता है, पैन नंबर दिया होता है जिसकी हेल्प से आपको कोई बैंक अकाउंट खुलते हो। आपको पता है कितने बैंक अकाउंट खोलो, कुछ भी खोल लो, जो बैंक अकाउंट वगैरह खोलना है आपको, बैंक में रजिस्टर करना है, उसमें आपको पैन कार्ड लगता है। तो पैन कार्ड का यूज़ यही होता है, कोई बैंक अकाउंट वगैरह खोलना है पैन कार्ड का यूज़ होता है, ठीक है। और
केवाईसी तो आपको पता है केवाईसी क्यों कराते हैं। केवाईसी भाई अपना एड्रेस प्रूफ के लिए कराते हैं, ठीक है, इसलिए केवाईसी कराई जाती है। कितने तरह के लोन होते हैं ये भी एग्जाम में आपका रहता है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन, कितने टाइप के लोन होते हैं। आपको पता होगा एक एजुकेशनल लोन होता है, जो एजुकेशन लोन होता है वो आपको एक स्टूडेंट को दिया जाता है एजुकेशन के लिए, समझ रहे हैं ना आप। अगर आपको एजुकेशन लेनी है या आपको कोई भी वो पढ़ाई लिखाई के लिए लोन चाहिए तो एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स को मिल जाता है, जिसमें कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है नॉर्मल के रिगार्ड, मतलब कंपेयर में। जितना इंटरेस्ट बैंक वैसे लेता है उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है एजुकेशन लोन में। एजुकेशन लोन में स्टूडेंट को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे दिया जाता है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाती है कि भाई ज़्यादा समय बाद भी आप पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए एजुकेशन लोन बनाया भी गया है ताकि किसी बच्चे को अगर एजुकेशन करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोई पैसे की जरूरत है तो यहाँ से लोन ले सकता है कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। एजुकेशन लोन मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। आपको पता हुआ इंस्टॉलमेंट लोन क्या होते हैं। इंस्टॉलमेंट लोन वही होते हैं जिसकी पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट में करनी पड़ती है, ठीक है। और भाई सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं। सिक्योर्ड लोन वही होते हैं जिसके अगेंस्ट आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि भाई कई लोन ऐसे होते हैं, कई बैंक ऐसे होते हैं जो आपको लोन तो देते हैं पर वो कहते हैं भाई सामने मेरे को कोई सिक्योरिटी दो, मतलब कोई अपना गिरवी रख के जाओ कुछ सामान, तो सिक्योरिटी लोन होती है। अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं भाई जिनके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी होती। व्हीकल लोन क्या होता है। व्हीकल लोन्स वही होते हैं जो आपको कोई व्हीकल खरीदने के लिए लेने होते हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए अलग लोन बनाया हुआ। अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है ना, व्हीकल खरीदना है, तो उसके लिए व्हीकल लोन होते हैं, ठीक है। होम लोन किस लिए होते हैं। होम लोन के लिए हाउस लोन कह लो। होम लोन होते हैं भाई स्पेशली उनके लिए जिनको अपना घर खरीदना है या घर बनाना है, ठीक है, उनके लिए हाउस लोन होते हैं, ठीक है। हाउस लोन कह लो या होम लोन कह लो। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, ये इजीली मिल जाते हैं। अगर आप कोई घर बिल्ड कर रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, नया घर खरीद रहे हैं, तो आपको इजीली लोन दे देते हैं होम लोन के नाम पर बैंक वाले, ठीक है। इसका आप मल्टीपर्पज़ होता है, या तो आप इसमें प्रॉपर्टी अपनी नई बना लो या नई प्रॉपर्टी खरीद लो, ठीक है। इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है। इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है क्योंकि भाई आपको पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है, उसके लिए होम बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। पर इसके अगेंस्ट में भाई आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कोलेटरल रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है भाई होम बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए इतना ज़्यादा पैसा लगता है, तो भाई उसके अगेंस्ट में बैंक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो लेता ही आपसे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आपको होम लोन लेना है तो आपको काफ़ी सारा पैसा लेते हैं आप बैंक से घर बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको अगेंस्ट में कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कोलेटरल रखना पड़ता है। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन तो आपको बताइए। शॉर्ट टर्म लोन वो होते हैं जो 1 साल के होते हैं, ठीक है। और मीडियम टर्म लोन होते हैं जो आपको 1 से 3 साल के लिए दिए गए होते हैं बैंक के द्वारा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लोन होते हैं भाई 3 साल से ज़्यादा के लिए आपको जो दिए गए हैं वो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर सेकंड आ जाते हैं। चैप्टर सेकंड है यूनिट सेकंड का, ठीक है। कैशलेस, इसमें पहला तो है कैशलेस बैंकिंग क्या होती है। कैशलेस बैंकिंग सबको पता है भाई। कैशलेस बैंकिंग मतलब बिना पैसे के लेन देन को कैशलेस बैंकिंग कहते हैं। आपको पता होगा आजकल बहुत सारी यूपीआई पेमेंट बन गई है, यूपीआई ऐप बन गया, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कितने सारे कार्ड बन गए हैं, तो कैशलेस ही पेमेंट हो रही है सब में। उसमें तो कैशलेस बैंकिंग में अगर आप क्वेश्चन आए तो ये लिख देना, कैशलेस बैंकिंग इज अ बैंकिंग इन विच देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकल कैश, ठीक है। इसमें कोई फिजिकल कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसमें मतलब ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाती है। इसमें आपको पैसा कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बस ऑनलाइन मोड पर पैसा मतलब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कैशलेस मतलब समझ रहे हैं ना, कैशलेस मतलब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कैश की जरूरत नहीं थी। ई बैंकिंग के बारे में आ जाएगा, बट इस ई बैंकिंग भी आ जाता है। ई बैंकिंग क्या होता है। ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसका मतलब यही होता है भाई ऑनलाइन बैंकिंग आप कह सकते हैं इसको। ई बैंकिंग का यही होता है भाई घर बैठे आप अपने फ़ोन से बैंकिंग की सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन में पेटीएम वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे, आपके घर बैठे आपको पासबुक मिल जाएगी, अपनी सारे ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, बैंक का बैलेंस दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ई बैंकिंग इसे कहते हैं, ठीक है। और कार्ड वगैरह तो आपको बताइए, डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड वही होता है मतलब जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड होता है मतलब जितने डेबिट कार्ड होता है जितने आपके खाते में पैसा है उतने की आप पेमेंट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आपके बैंक में 1 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख तक ही खर्च कर सकते हैं। डेबिट कार्ड वो होता है पर कैशलेस कर सकते हैं, मतलब समझ रहे ना, कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है कि आपको पैसा नहीं देना पड़ा पर आप ऑनलाइन आपने फॉर्म में डेबिट कार्ड से कर दिया। पर क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसमें जितना पैसा आप अगर आपके पास नहीं भी आप उतना भी खर्च कर सकते हैं। आपको लगा खाते में 50,000 रुपये हैं और आपको कहना यार मेरे को तो भाई 60,000 की जरूरत थी, ठीक है, तो आप 60,000 भी खर्च कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं जितना पैसा आप पे नहीं भी है ना आप उतना खर्च कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, आपको बताया होगा। नेट बैंकिंग का तो मैंने आपको बताया नेट बैंकिंग क्या होती है। नेट बैंकिंग में भाई आपके फ़ोन में बैंकिंग का ऐप आ जाता है, मतलब आपको पता है पेटीएम फ़ोन पे वगैरह ये होते हैं नेट बैंकिंग के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपके फ़ोन के अंदर ही फैसिलिटी आ जाती है जो कस्टमर को घर बैठे ही सारी इंटरनेट की यूज़ करके सारा कुछ ब्रांच में बिना जाए सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। खाते में कितना पैसा है, कितनी ट्रांजेक्शन कहाँ से आई है, कितना पैसा मतलब किससे आया है, किस लोग से आया है, ठीक है, और कितनी पेमेंट करी है, कितनी मिली है, कहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं, पेमेंट ले भी सकते हैं। नेट बैंकिंग में ही आता है घर बैठे आपको। इसका भाई फीचर्स यही होते हैं कि भाई आपको अकाउंट की स्टेटमेंट ऑनलाइन मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको कहीं पैसा
पैसा इन्वेस्ट भी करना, एफडी करनी है तो एफडी आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप एफडी भी घर बैठे कर सकते हैं अपने बैंकिंग ऐप से। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बिल भी आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी को पैसा भेजना है, किसी से पैसा लेना तो वो भी आप कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया। एडवांटेज भाई वही है कि आपको भाई कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं ई बैंकिंग, मतलब ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग का और ई बैंकिंग जहाँ भी मिले ना, आप याद कर लेना पेटीएम के बारे में, कि पेटीएम के बारे में बात हो रही है। तो पेटीएम चलाने का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब 24/7 कभी भी आप, जब आपका मर्जी हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बैंक का ऐसा नहीं कि भाई बैंक क्लोज हो चुका है अभी, नहीं, ये 24 घंटे चलता है, ठीक है। आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है ये, आप 24 घंटे कभी भी इसको यूज़ करते हैं। सिंपल और ईजी होता है चलाना, इतना कोई हार्ड नहीं होता, ठीक है। ईजिली आप ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी आप सीख सकता है, एक मतलब 5 मिनट में कोई भी सीख सकता है इस चीज़ को, ठीक है। कोई भी कन्वीनियंस नहीं होती कि मतलब भाई पैसा जेब में घूमने की जरूरत नहीं होती, कैशलेस चलता है सब कुछ। अगर आपको कुछ पेमेंट करनी भी, आप जरूरी नहीं आपके बैंक जेब में पैसा होना चाहिए, आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप ट्रैक भी घर बैठे अपनी पेमेंट ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने कितनी मेरी पेमेंट हुई है, कितनी मेरी कहाँ से पेमेंट आई है, कितना मैंने किसको दिया है, ठीक है। आपको ये नहीं कि बैंक जाना पड़ेगा पासबुक प्रिंट कराने, अपडेट कराने के लिए, नहीं, घर बैठे आपकी पासबुक फ़ोन में आ जाती है, तो आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। इसके डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। डिसएडवांटेज यही है भाई, इसके चलाने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। ऐसा नहीं है भाई आपके पास कीपैड का फ़ोन है आप उसमें नहीं चला पाएंगे। फ़ोन जिसमें इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन है भाई इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आपको फ्रॉड की भी दिक्कत हो जाती है भाई, ई बैंकिंग या नेट बैंकिंग या कर लीजिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की ये दिक्कत होती है। कई बार आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है, ठीक है, फ्रॉड की भी दिक्कत बढ़ जाती है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कोई नया लोग है या लगा लीजिए जो ओल्ड एज पर्सन है या कोई बिल्कुल ही नया जिसके नया फ़ोन देखा आज, ठीक है, उसको भाई काफ़ी दिक्कत आ सकती है चलाने में, मतलब कुछ दिक्कत है उसको आ सकती है ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग या कह लीजिए पेटीएम यूज़ करने में, ठीक है। उसको दिक्कत, उसको भाई समझ नहीं आएगा भाई कैसे इसको यूज़ करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको एटीएम वगैरह, तो आप बताइए एनी टाइम मशीन एटीएम होता है, ठीक है। एटीएम में आप कभी भी पैसा ले सकते हैं, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि एटीएम आपका मैनेज करता है सारे पैसों को, ठीक है। आप कभी भी पेमेंट एंड डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब बिना बैंक के ब्रांच में विजिट करें, कहीं भी आपको एटीएम मिले तो आप अपने कार्ड से कह सकते हैं, क्या कार्ड से अपना कार्ड लगा के पिन डालकर अपना पेमेंट कभी भी, मतलब पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। यूपीआई के बारे में तो आपको पता ही है भाई, यूपीआई क्या होता है। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, लिख लीजिए आप, इसको आ सकती है एग्जाम में। यही अलाउ करता है यूपीआई में कि हम घर बैठे अपने स्मार्टफोन में, ठीक है, स्मार्टफोन में अपना बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। बैंक अकाउंट को मतलब वो लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और आप उससे इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं, रियल टाइम पेमेंट मतलब कर सकते हैं। आपको एक यूपीआई आईडी दे दी जाएगी, उससे आप किसी से पेमेंट ले भी सकते हैं। और आपको किसी से पैसे लेने हैं तो अपना आप यूपीआई आईडी उसको भेज देंगे, आपकी यूपीआई आईडी से पैसे ट्रांसफर करेगा तो भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। आपको अब यूपीआई आईडी भी आया ना तो आप बैंक अकाउंट, मतलब याद रखना पेटीएम के बारे में। यूपीआई पूछा हुआ है ना, यूपीआई क्या होता है, तो आप पेमेंट उसके बारे में याद कर रखो, पेमेंट के बारे में, वो पेटीएम के बारे में। पेटीएम क्या होता है, उसे बैंक अकाउंट में अपना अटैच कर देते हैं, किसी से पेमेंट ले सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं, हमको यूपीआई आईडी मिलती है, ठीक है। उसमें हम ट्रैक भी कर सकते हैं हम पे कितना पैसा आया, कैसे आया, ठीक है। इसके बेनिफिट भाई यही होते हैं कि भाई कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, नेट होना चाहिए बस आपके पास, सेफर होता है ये, ठीक है। और आपके इसके डिसएडवांटेज भी ये, आपके फ्रॉड भी हो सकते हैं कई बार, ठीक है। और आपको यही हो सकता है भाई कई बार किसी से चलाया नहीं जाता या सबके पास भाई इंटरनेट नहीं होता, भाई सेम पीछे वाले के फायदे आपके होते हैं। डिजिटल वॉलेट क्या होता है भाई, डिजिटल वॉलेट होता है मतलब आपके वॉलेट, आपके पास वॉलेट क्या होता है, पहले लोगों के पास वॉलेट होता था जेब में पर्स जिसको कहते थे उसको वॉलेट कहते थे, ठीक है, वो नॉर्मल वॉलेट होता है। पर डिजिटल वॉलेट क्या है, वही पर्स आपको जेब में आप रखते रहे, वॉलेट रखते रहे, वही आपके फोन में रहने लगा है, ठीक है। पहले आप फोन में पर्स में अपने 10,000 20,000 रुपये रखते रहे पर्स में आपके वॉलेट में, अब आप फोन के वॉलेट में पैसे रखते हैं, उसी को डिजिटल वॉलेट कहते हैं। मतलब चेंज क्या हो गया, बस यही चेंज हो गया, आप फिजिकल मनी पहले वॉलेट में रखते थे, डिजिटल वॉलेट में आप डिजिटली अपने फोन में वॉलेट में पैसे जमा कर सकते हैं। मतलब आपके फोन के वॉलेट में, पेटीएम में यार पेटीएम के खाते में जो आपके पैसे पड़े होंगे एक तरह से वॉलेट ही कहला जाता है आपका, तो आपके जो जेब में पैसे हैं वो नहीं होंगे, आप डिजिटली अपना वॉलेट बना सकते हैं, मतलब डिजिटली आपका पर्स होगा, ठीक है, जिसके फोन में आपके पैसे होंगे कभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिजिटल वॉलेट के बारे में आपको बता दें। एक आपको भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, इसमें पूछा गया पॉन्जी स्कीम क्या होती है। आप नेट पर जाइए, गूगल पर जाइए, चैट जीपीटी पर जाइए, उस पर लिख दे रहा, अभी नोट डाउन कर लो कॉपी में, वीडियो के एंड में आप चले जाना, आप ही सर्च कर लेना पॉन्जी स्कीम, ठीक है, PONGI स्कीम्स, इसके बारे में आप सर्च कर लेना भाई, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में प्रॉपरली पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना। अब ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में दिया हुआ, ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है। ऑनलाइन फ्रॉड भाई वही होता है कि आपके मतलब आपका कोई अनऑथोराइज पर्सन आपके पैसे का फ्रॉड कर लेता है, आपको स्कैम कर देता है। मतलब आपका ना
आपसे बिना परमिशन के, आपके बिना पिन लिए, आपसे बिना कोई परमिशन लिए आपका पैसा वो आपके खाते से निकाल लेता है। समझ रहे हो, स्कैम कर लेते हैं एक तरह से, उसको मतलब ऑनलाइन फ्रॉड कहते हैं। मतलब आपको, और होता कैसे है भाई, होता कई बार लोग ईमेल पे या एसएमएस पे क्लिक कर देते हैं, अनजाने में किसी अनजान को ओटीपी बता देते हैं, ठीक है, या गलती से किसी का मतलब ला लीजिए जो आपका पेटीएम वगैरह खोलते हैं, आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, वो पासवर्ड पता लग जाता है, या आपका वो फ़ोन हैक कर लेते हैं, कुछ भी कर लेता है। तो ऑनलाइन फ्रॉड वैसे होते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के भी कुछ वो होते हैं, एक होता है फिशिंग। फिशिंग वो वाला फिशिंग नहीं है FISHING, ठीक है। फिशिंग यहाँ पर लिखा है PHISHING, ठीक है। स्पेलिंग दोनों की मतलब अलग है, बस बोलने में दोनों सेम होते हैं। ये क्या होता है फिशिंग में भाई, ये होता है दे प्रिटेंड टू बी ट्रस्टी एंटिटी। मतलब फिशिंग में जो बंदा होता है ना सामने वाला, वो ऐसा प्रिटेंड करेगा कि वो कोई ट्रस्टेड एंटिटी, मतलब लगा लो कोई मतलब जाना माना इंसान है, या मतलब लगा लो बैंक से बात कर, ऐसे कई बार बोलते हैं ना कि बैंक से बात कर रहा हूँ, या मैं आपके यहाँ से बात कर रहा हूँ, बैंक से बात कर रहा हूँ। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो कोई ट्रस्टेड पर्सन है, बैंक से बात कर रहे हैं, कि वो कोई ट्रस्टेड लोग हैं, पर वो आप अपनी ओरिजिनल एंटिटी रिवील नहीं करते, ठीक है। और आपको बताते हैं कि मैं ट्रस्टेड हूँ, कि बैंक से हूँ, ये यहाँ से बोल रहा हूँ, आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद वो आपका फ्रॉड कर जाते हैं। कि आपसे कोई फ़ोन करके बोलेगा भाई मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके बैंक में ये दिक्कत आ गई, आपको अपडेट कराना पड़ेगा, आपका ऑनलाइन भी हो जाएगा, आपने पिन बता दीजिए, आपने ये कर दीजिए, ऐसे करके फ्रॉड कर देते हैं। मतलब वो प्रिटेंड करते हैं कि वो ट्रस्टेड लोग हैं, बैंक से बोल रहे, क्या कर लें। उसके बाद एक आया था क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग या स्कीमिंग, ठीक है। क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग में वही होता है, ये फ्रॉड भाई अक्सर शॉप पे किया जाता है, मतलब मॉल वगैरह में किया जाता है, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करते हैं, वहाँ पर किया जाता है ये, ठीक है। आपको ये भी अपना वैसे भी नॉर्मल लाइफ में ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। आपके बारे में एग्जाम में पूछ लेता है क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग क्या होता है, तो उसमें ये होता है जब भी आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट करते हैं ना, पर कई बार मशीनरी में जो मशीन लगी होती है वहाँ पर, जो क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप कर रहे हो उसको ट्रांजेक्शन वहाँ से कर रही है, कई बार वो मशीन भाई किसी फ्रॉड इंसान ने, किसी अनऑथराइज इंसान ने चेंज कर दी होती है, और उसको ऐसा रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरी मशीनरी से, जो कि आपके क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल सब कुछ सेव कर लेती है अपने अंदर। मतलब नॉर्मली तो आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, पेमेंट हो जाती है, आप चल जाते हैं, पर अगर कई बार क्या होता है ना, फ्रॉड लोग होते हैं, वो इनकी मशीनरी रिप्लेस कर देते हैं अनजाने में इनकी मशीनरी की जगह अपनी मशीनरी रख देते हैं, या लगा लीजिए जो सेलर है भाई ऐसा फ्रॉड करता है वो लगा देते हैं। जब भी आप उसमें अपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे ना, आपकी सारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल उनके पास चली जाएगी, क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड का जो आपने पिन डाला है वो चले जाएगा, कितने पैसे सब कुछ उनके पास चले जाएगा। एक तरह से लगा लीजिए उनके पास आपका क्रेडिट कार्ड चले जाएगा, ठीक है। आप एक तरह समझ जाइए, आप समझिए एक तरह से आपने उन्होंने क्रेडिट कार्ड दे दिया और अपना पिन बता दिया, ये बात समझ लीजिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो आपने स्वाइप करा, सारी डिटेल्स आ गई आपके अकाउंट के बारे में, उनके पास अकाउंट नंबर, अकाउंट में कितने पैसे हैं, अकाउंट की सारी डिटेल, अकाउंट का पिन जो भी आपने डाला है वो भी उनके पास ले, मशीन ही उनकी है भाई, उनने फिट करा हुआ उसके अंदर, जो आपकी सारी डिटेल कर लेगा। तो आप कह लीजिए एक तरह से आपका क्लोन बना लिया उन्होंने क्रेडिट कार्ड का। तो क्रेडिट कार्ड का स्कैम होता है, जिसे क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग या स्कीमिंग कहते हैं, ठीक है। कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सकता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। ऐसे बचा सकता है भाई, या तो भाई सबसे पहले आपके पास अवेयरनेस ही हो, ठीक है। कुछ तरीके हैं, ठीक है, उसके बारे में बता देता हूँ, आपको पॉइंट बता देता हूँ, आप अपने आप बना के लिख लेंगे। या तो भाई आपको स्कैम के बारे में पता होना चाहिए, आपका तो नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो आप स्कैम से बच सकते हैं। कि आप जैसे मैं बता रहा हूँ स्कैम के बारे में, ऐसे स्कैम होते हैं, या तो आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज भाई ऐसे स्कैम हो सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप स्कैम से वैसे ही बच जाएंगे, ये आपसे बचने का पहला तरीका। दूसरा है, कभी भी कोई भी मैसेज अनवांटेड SMS आए, ईमेल आए, कोई भी वेबसाइट पर अगर आप जा रहे हैं वो भी अनवांटेड कहीं क्लिक करने को कह रहे हैं, कभी क्लिक नहीं करना है, उससे आप बच सकते हैं स्कैम से, क्योंकि वहाँ स्कैम हो सकता है, ठीक है। और अपने सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में जिससे भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं उसमें हमेशा एंटीवायरस वगैरह डाल के रखें, ताकि कोई अगर हैकर अगर एंटर भी करना चाहे या कुछ हैकिंग का मालवेयर भी एंटर करना चाहे आपको अकाउंट हैक करने के लिए, तो वो ना कर पाए, ठीक है। अनऑथराइज वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड भी ना करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको कुछ डाउनलोड करना तो आप पता नहीं कौन सी वेबसाइट पर लेकिन थर्ड पार्टी वेबसाइट पर कोई हैकर नहीं बनाई हुई, क्या पता वो फंसाने के लिए आपको, ठीक है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर नहीं जाना है, कोई ऐसी वेबसाइट पर नहीं जाना है जो आपको फ्रॉड जैसी लग रही है, क्योंकि वो भी कई बार ऐसा होता है कि वो गलती आप जरूरी जान पूछ के क्लिक करवाते हैं उस पर कहीं ना कहीं, ठीक है। और आप क्लिक करते हैं और वो आपका हैक कर लेते हैं, ठीक है। और आपको बस यही है कि यही आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है स्कैम से बचने के लिए, जो कि मैंने बताइए, मैंने पॉइंट्स बता दिए, आप अपने आप लिख सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद मैं अगले चैप्टर पर आता हूँ, आपका यूनिट 3 पर आ चुके हैं हम, ठीक है। यूनिट 3 पर आ चुके हैं, और अब इसके बारे में बताता हूँ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। वो तो आपको सबको बताइए भाई, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आपको उसके बारे में पढ़ लेना। इन्वेस्टमेंट आपको पता है यार, पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं, या आप रियल एस्टेट में करें, ज़मीन खरीदने में करें, मशीन खरीदने में करें, या कोई स्टॉक डिवेंचर बॉन्ड खरीदने में करें, ये सब इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की भाई आपको बताओ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कई बार पूछ लेता है
डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भाई वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप डिजिटली इन्वेस्ट करते हैं। डिजिटली का मतलब है आपने फ़ोन में बैठे बैठे घर में पैसे से फ़ोन के अंदर ही स्टॉक खरीद लिए, बॉन्ड में पैसा लगा लिया, एफडी में पैसा लगा लिया, तो ये आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि आपने कैश नहीं दिया, आपने कोई मतलब फिजिकल चीज़ नहीं खरीदी, आपने फ़ोन के अंदर स्टॉक खरीद लिया। फिजिकल थोड़ी आप टच थोड़ी कर सकते हो उसको, आपके सामने थोड़ी रखे हैं वो, नहीं, स्टॉक बॉन्ड या लगा लो एफडी में पैसा लगा लिया, तो वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की होता है, जिसमें इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट होती है, कह सकते हैं आप इसको, जिसमें आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं किसी चीज़ में, आप उसको टच नहीं कर सकते। और रियल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आप सामने वाली चीज़ में करते हैं। मतलब बिल्डिंग खरीद लिया आपने, लैंड खरीद लिया आपने, तो वो रियल इन्वेस्टमेंट के अंदर है, जिसमें आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी जो टेंजिबल चीज़ है। टेंजिबल समझ रहे हैं ना आप, जिसको आप टच कर सकते हैं, आपके सामने एग्जिस्टेंस है उसकी, फिजिकल एग्जिस्टेंस। आपने बिल्डिंग खरीदी है या लैंड खरीदी है, आपके सामने है, आप उस बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, लैंड पे घूम सकते हैं, तो वो रियल इन्वेस्टमेंट में आती है। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इंटेंजिबल होती है, उसको आप टच नहीं कर सकते, वो या तो आपके फ़ोन के अंदर रहेगी, ठीक है, समझ रहे हैं। स्टॉक खरीदा, बॉन्ड में पैसा लगाया या लगा लो एफडी करी, तो वो फ़ोन के अंदर है। इन्वेस्टमेंट तो आपने वहाँ भी करी है पर वो फ़ोन के अंदर, आप उसको टच नहीं कर सकते, तो ये होती है। ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई, वही होता है, आपका ऑब्जेक्टिव यही होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसे ग्रो कर सकें। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है आपका पैसा इन्वेस्ट करने का, ठीक है। और आपको इन्वेस्टमेंट होता है कि फ्यूचर में मेरे पे पैसा आता रहे। आपको दूसरा यही रहता है ना भाई, या तो आपका पहला होता है कि भाई कि मैं अपने पैसे को बढ़ाऊँ, एक तो जो मेरा पैसा जैसे आज 1 लाख है कल भी 1 लाख ही रहेगा वो तो, पर मैं क्या करूँ, अपना पैसे को इन्वेस्ट करूँ ताकि वो 1 लाख रुपये फ्यूचर में बढ़ जाए, ठीक है। ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट करने का, कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका यही मोटिव होता है कि रेगुलर इनकम बनेगा, कि आगे जाके आप ये सोचते हैं कि मैंने इन्वेस्ट करा ना, आगे जाके मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा उससे, तो वो करने का आपको एक वो होता है। भाई इन्फ्लेशन से बचने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि आपको पता है आज 1 लाख रुपये है, 5 साल बाद 1 लाख की वैल्यू वो नहीं रहेगी, ठीक है। आज जो 1 लाख की वैल्यू आपके लिए वो 5 साल बाद नहीं रहेगी, आप महंगाई बढ़ जाएगी तो 1 लाख की वैल्यू गिर जाएगी। पर अगर आप इन्वेस्ट करके चलेंगे अभी से पैसा, तो वो जो है इन्वेस्ट हुआ है वो समय के साथ वो भी बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट का पैसा ही बढ़ेगा ना आपका, समझ रहे हैं। आपने बिल्डिंग में 1 लाख रुपये लगाया, ठीक है, मतलब बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपये कोई खरीदी, मान लीजिए 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, उसके बाद अगर आप 10 लाख जेब में लेके घूम रहे थे, मतलब घर में लेके घूम रहे थे, 10 साल बाद भी वो 10 लाख ही रहते, समझ रहे हो, 10 साल बाद भी 10 लाख ही रहते पैसे वो, ठीक है। और कम ही हो जाते क्योंकि भाई इन्फ्लेशन आता, महंगाई बढ़ जाती, 10 लाख की वैल्यू 10 साल बाद 10 लाख नहीं बचती, समझ रहे हैं। पर अगर आपने उसको आज बिल्डिंग में लगा दिया, 10 साल बाद वो पैसे बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी तो आपकी बिल्डिंग के दाम भी बढ़ेंगे, समझ रहे हैं, तो उससे पैसा आपका बढ़ता है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो इन्फ्लेशन से भी आप बच सकते हैं इन्वेस्टिंग से, आप समझ गए होंगे, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग यही होती है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग होता है आप डायरेक्टली खुद इन्वेस्ट करते हैं। आप लगा लीजिए, आपने लगा लो कि स्टॉक खरीदना है, स्टॉक खरीदने के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टिंग अगर आप खुद खरीद रहे हैं, आपने लगाया, आपने फ़ोन में कोई भी ऐप डाउनलोड करा, आपने खुद अपने आप से हाथों से अपने स्टॉक खरीदा, ठीक है, वो आती है डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, कि आपने डायरेक्टली खुद करी वो, समझ रहे हो। डायरेक्ट सब ऐसे याद कर लो, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है डायरेक्ट आपने खुद इन्वेस्टमेंट करी है वो, समझ रहे हो। आपने खुद अपना फ़ोन खोला, अपने आप स्टॉक को भी खरीदा, स्टॉक खरीदा, कोई भी बॉन्ड खरीदा, अपने आप खरीदोगे, उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट उसमें भी हो रही है, स्टॉक उसमें भी खरीदा जा रहा है, बॉन्ड उसमें भी खरीदा जा रहा है, पर उसमें आप नहीं खरीद रहे, आपके थ्रू कोई और खरीद रहा है, पैसा आपका है, इन्वेस्ट भी आप करा रहे हो पर कर कोई और रहा है, समझ रहे हो। डायरेक्ट में क्या था, पैसा आपका था, इन्वेस्ट आप कर रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, बॉन्ड खरीद, जो भी खरीद रहे हो, आप खुद अपने हाथों से खरीद रहे हो, आपने परचेज करे हैं, ठीक है। पर इनडायरेक्ट में क्या हुआ, वही कोई आपके लिए कोई और करके देगा। कई बार क्या होता है, कोई एक्सपर्ट को हायर कर लेते हैं लोग, कहते हैं भाई पैसा मेरे से ले ले, 1 लाख रुपए, गिरने भी रुपए मेरे से ले ले पैसा, ठीक है, इन्वेस्ट तू जिस पे करना है उस पर कर दे, पर उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट अभी भी स्टॉक और डिबेंचर में जाके, स्टॉक बॉन्ड में जाके इन्वेस्ट हुआ पैसा, पर अब क्या हो गया, अब कोई थर्ड पर्सन उस पर इन्वेस्ट कर रहा है, जो एक्सपर्ट है इस चीज़ का वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और डायरेक्ट में आप खुद कर रहे थे। इसका एग्जाम्पल आता है कि म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, समझ रहे हो। उसमें आप खुद इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है, आप अपना पैसा ले लेते हो, इन्वेस्ट तो वहीं होगा, इन्वेस्ट तो स्टॉक में जाके, बॉन्ड में जाके ही होएगा, पर करेगा उसको कोई थर्ड पर्सन, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा, जिसको एक्सपर्टीज होगी इस चीज़ में, वही उसको इन्वेस्ट करेगा। तो आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट में आप खुद इन्वेस्ट करते हैं और इनडायरेक्ट में पैसा आपका ही होता है, पर इन्वेस्ट कोई और करता है, तो कोई दूसरा लोग करता है जिसको अच्छी नॉलेज है, जिसको आपने अपॉइंट करा होता है। जैसे कि आपने कहा भाई तेरे को अच्छी नॉलेज है, पैसा का इन्वेस्ट करना चाहिए, तू मेरे से पैसा ले ले, पर तू इन्वेस्ट कर दे। इन्वेस्ट उसने करा, आपका पैसा उसने इन्वेस्ट करा, ठीक है, पैसा आपका ही मिलेगा आपको आगे जाके, पर इन्वेस्ट उसने करा, वो इनडायरेक्ट में आता है। और डायरेक्ट में वो है कि आपने खुद ने अपने हाथों से इन्वेस्ट करा, वो आता है। आप उसके बाद समझ सकते हैं, आपको पता होगा इक्विटी क्या होती है। इक्विटी का मतलब शेयर्स होता है। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट करा तो उसका मतलब आपने शेयर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो आजकल तो बहुत कॉमन बात है, तो इक्विटी आती है, ठीक है। बॉन्ड होते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है, जिसके लॉन्ग टर्म के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है पर रिस्क भी कम होता है, समझ रहे हो। इसमें रिस्क कम है इसलिए इंटरेस्ट वो भी कम होता है, इंटरेस्ट रेट भी कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है, समझ रहे हो ना आप।
रिस्क कम है तो रिटर्न कम है, ठीक है। और इक्विटी क्या होती है, जो शेयर होते हैं उसमें रिटर्न ज़्यादा होता है पर रिस्क भी ज़्यादा होता है, दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। किसी चीज़ में अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, किसी चीज़ में अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम ही होगा। जैसे कि बॉन्ड में रिस्क कम है, रिटर्न कम है, और शेयर्स में रिस्क ज़्यादा है तो बॉन्ड वो भी ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है इक्विटी में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। आपको फिर एक बार ये पढ़ लेना इंटरनेट से ना, डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ लेना। अभी मैंने बताया वो वाला डेरिवेटिव नहीं 10th वाला, वो 12th वाला मैथ वाला नहीं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव सर्च करना आपको। आप लिख लीजिए इस जगह पर, वीडियो एंड होने के बाद आप सर्च कर लेना फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के बारे में। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं उसमें आपको इसके बारे में पढ़ लेना, हेजर के बारे में पढ़ लेना और स्पेक्यूलेटर के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। इन दो के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, वीडियो के एंड में। अब इसको लिख लीजिए इस जगह पर क्या होता है, और आपको ये पढ़ लेना टाइप ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब डेरिवेटिव्स के बारे में सब पढ़ लेना आपको। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होता है वो पढ़ लेना है, कितने टाइप के होते हैं आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। और हेजर के बारे में पढ़ लेना है और स्पेकुलेटर्स के बारे में पढ़ लेना है। ये सब ना फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर आता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव के बारे में मतलब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके मतलब फीचर क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं, सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि भाई सारा कुछ मैं बता दूँ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। म्यूचुअल फंड के मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ चुका है म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया क्या होता है, जिसमें कि पैसा वहीं इन्वेस्ट हो रहा है, स्टॉक में लगा लो, बॉन्ड में लगा लो, पैसा वहीं इन्वेस्ट हो रहा है, पर कोई और थर्ड पर्सन रहा है, ठीक है। पैसा आपका ही है। कई लोग होते हैं ना, ऐड भी आती है टीवी में, और कई लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि भाई मेरे को नॉलेज नहीं है किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो उनको पता होता है भाई मेरे पे पैसा है पर मेरे को नॉलेज नहीं है मेरे को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे नहीं पता भाई कंपनी में कितनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट आ रही है, किस में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब उससे पैसा निकालना चाहिए, मेरे को नॉलेज इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लोग करते हैं, वो लोग उस इंसान को पैसा दे देते हैं जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, उसको पता है कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, किस पे से पैसा लगाना चाहिए, किस में से पैसा निकाल लेना चाहिए, जिसको पता है, ठीक है। और इसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड, जिसमें कि आप किसी और इंसान को दे देते हैं पैसा जिसको अच्छी खासी नॉलेज है कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो पैसा आपका इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड यही करता है, जिसमें कि आपका ऐसा होता है, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। म्यूचुअल फंड यही करता है कि आप उसको पैसा दे देते हैं, आप उसमें खुद इन्वेस्ट नहीं करते, और आप ये भी नहीं कह सकते भाई इसमें इन्वेस्ट करो उसमें इन्वेस्ट कर, नहीं, आपका काम है सिर्फ पैसा देना। आपके पैसे को वो तो अपने दिमाग से, जो उनका एडवाइजर बैठा है, एक्सपर्ट बैठा है, अपने दिमाग से वो किसी भी चीज़ में पैसा लगाएगा, जो अच्छी चीज़ उससे लगेगी उसमें पैसा लगाएगा। आपका मार्केट में रिटर्न जब भी आएगा वो रिटर्न आपको निकाल के दे देगा कि भाई ये रिटर्न आया, ये ले आपका रिटर्न, बस उसके अगेंस्ट में वो 1-2% ही अपनी कमीशन ले लेते हैं बीच में, क्योंकि भाई उन्होंने अपना इतना दिमाग लगा के इन्वेस्ट करा तो आपको थोड़ी बहुत वो कमीशन ले लेते हैं। ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग के अंदर आता है, मैंने पीछे बताया था, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे हैं, सामने वाला कर रहा है। इसका एडवांटेजेस बता देता हूँ आपको क्या होता है, एग्जाम पूछ लेते हैं। एक तो भाई सबसे बड़ा एडवांटेज ये आपको ये है कि प्रोफेशनल आपकी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपको एक तो ये फायदा है। अगर आप खुद करते आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको भाई पता है कहाँ इन्वेस्ट, मतलब सामने वाला बंदा आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको कुछ दिमाग में लोड नहीं लेना है। अब आपका एडवांटेज यही होते हैं कि भाई एक तो जो आपने पैसे इन्वेस्ट करा है वो एक आपका एक्सपर्ट इंसान है ना, वो इन्वेस्ट कर रहा है। सबसे पहला फायदा तो आपको यही है कि जो भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो एक एक्सपर्ट करेगा, तो उससे आपको एक ही सिक्योरिटी रहेगी, भाई कोई एक्सपर्ट बंदा मेरा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको पैसा सेव रहेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, ठीक है। एक दूसरा आपको मिलता है कि रिटर्न अच्छा मिलता है। आपको रिटर्न अच्छा क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई सामने एक्सपर्ट बंदा इन्वेस्ट कर रहा है ना, समझ रहे, एक एक्सपर्ट बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको पता है रिटर्न भी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि उसको सब नॉलेज है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपको ये होता है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन ये होता है एक चीज़ में इन्वेस्ट ना करके अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना। आप लगा लीजिए आपने एक फार्मा सेक्टर के अंदर ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर लगा लो, कल को फार्मा सेक्टर डूब गया, आपका सारा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो ये कहते हैं गलत चीज़ होती है। डाइवर्सिफिकेशन होता है अलग अलग चीज़ में अलग अलग जगह पे पैसा लगाना, कहीं ट्रांसपोर्ट में लगा दिया थोड़ा सा पैसा, थोड़ा फार्मा में लगा दिया, थोड़ा बिल्डिंग मतलब थोड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लगा दिया, थोड़ा मतलब थोड़ा डाइवर्सिफाई करने कहते हैं कि एक ही पैसे को आपने थोड़ी अलग बांट के अलग अलग जगह में लगा दिया, डिवाइड करके अलग अलग जगह में अलग अलग सेक्टर्स में लगा दिया, तो वो डाइवर्सिफिकेशन होता है। और वो आप अपने आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं भाई मतलब फार्मा में कौन सा अच्छा स्टॉक है या ट्रांसपोर्ट में कौन सा अच्छा स्टॉक है, इसमें अच्छा आपको नहीं पता उस चीज़ का, पर उस इंसान को पता है जो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, एक्सपर्ट को, ठीक है। तो आपको ये फायदा था, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है। लिमिटेशन क्या है, आपको भाई आपकी चॉइस नहीं रहती उसमें, लिमिटेशन यही है सामने वाला बंदा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, आप सिर्फ उसको पैसा दोगे, आपकी अब चॉइस नहीं है बिल्कुल भी कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। आप भाई इस स्टॉक को खरीद लो उसको बेच दो, ऐसा आप नहीं कर सकते, आपका काम बस पैसा देना होता है। तो इसमें आपको डिसएडवांटेज यही होता है कि आपका कंट्रोल नहीं होता कि क्या खरीदना चाहिए क्या बेचना चाहिए, ठीक है। और आपको भाई आपको उनकी बस परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपको बस ये रह सकता है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, तो आप अपना एक लिमिटेशन ये भी रहती है, आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं कि भाई मेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा मिलेगा, क्योंकि आपने सिर्फ उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को पीछे जो उसने अच्छे रिटर्न निकाल के दिए लोगों को, आप उस पर ट्रस्ट करके उसको पैसा दे रहे हो। क्या पता भाई इस बार अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, अच्छा रिटर्न ना निकल के दे पाए, तो एक ये भी रिस्क होता है भाई यहाँ पर, तो इसको भी लिमिटेशन में लिख सकते हैं अपना, ठीक है।
और इनकी कई बार भाई हाई फीस भी ले लेते हैं इस काम की, क्योंकि आपका पैसा ले रहे हैं, खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना दिमाग लगा के, आपको रिटर्न निकाल के दे भी रहे हैं, तो बीच में कुछ पैसा तो लेंगे ना भाई। तो कई बार क्या होता है ये हाई फीस ले लेते हैं इस चीज़ की, तो ये भी एक लिमिटेशन बन जाता है आपका। ठीक है, म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताई दिया, म्यूचुअल फंड में इतना ही आता है आपके बारे में। ठीक है, एक ETF के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, ETF क्या होता है? ETF भाई आपको वैसे तो गूगल पे सर्च कर लेना है, यहाँ पे ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको वैसे जो टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ वैसे मोस्टली बता दे रहा हूँ, पर कुछ टॉपिक है भाई आप अपने आप सर्च करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पे समझाऊंगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ ना, जो आपको अपने आप पढ़ने को कह रहा हूँ, वो थोड़ी चीज़ वैसी हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन आप समझ नहीं पाएंगे, आप लिखा हुआ ही होगा ना वहाँ पे, वहीं अच्छे से समझ पाएंगे इसे। तो ETF के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP जिसे कहते हैं। SIP का आपको पता होगा SIP क्या होता है। SIP आपने काफ़ी सारे ने सुना होगा। SIP वही होता है भाई, एक जगह पे हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना। इन्वेस्टिंग का तो एक तो वो होता है कि भाई आप एक बार 10 लाख रुपए आपने एक बार में 10 लाख रुपए लगा दी, बैठ गए आप 10 साल के लिए। इन्वेस्टिंग में होता है। SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें सिस्टमेटिकली हर महीने आप पैसा लगाते हैं। समझ रहे हो? हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। ये नहीं कह रहा हर महीने 10 लाख रुपए लगाएंगे, नहीं। आप आज 5,000 लगाए, अगले महीने फिर 5,000 लगा दिए, उससे अगले महीने आप 10,000 लगा दिए। मतलब हर महीने सिस्टमेटिकली आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहते हैं, उसको SIP कहते हैं। ठीक है, और आपको अपने आप नहीं करना होता, ये अपने आप आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं। आपने अगर स्टार्ट कर दी कि मैं SIP ले रहा हूँ 10,000 रुपये की, तो हर महीने एक आपने फिक्स डेट कर लेंगे आप, भाई 10 तारीख को मेरे खाते में पैसा आता है, 10 तारीख को मैं पैसा दे सकता हूँ। आपने वहाँ फिक्स कर दी 10,000 रुपये दे सकते हैं आप, 10 तारीख को दे सकते हैं, आपने फिक्स कर दिया। अब वो हर महीने की 10 तारीख आती है, अपने आप आपके पैसे मतलब आपके बैंक से 10,000 रुपये जो है वो काट लेंगे और इन्वेस्ट कर देंगे अपने आप। तो SIP ही होता है जिसमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट होता है आपका पैसा। ठीक है, सिस्टमेटिकली आपका पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट होता रहता है हर महीने, तो उसको SIP कहते हैं। इसके बारे में भी आप गूगल से पढ़ सकते हैं या ChatGPT से पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया। और SWP के बारे में पढ़ लेना भाई। एक SIP एक SWP होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेना, बाकी मैंने बता भी दिया आपको। अब अगला चैप्टर आ चुका है इस यूनिट का कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस आपको पता होगा भाई, इंश्योरेंस वो एक टूल होता है आपके पास कि आप इससे अपना लॉस ना कम से कम कर सकते हैं। समझ रहे हो? इंश्योरेंस में आपको पता होगा कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, मतलब व्हीकल का इंश्योरेंस भी होता है, हर चीज़ के इंश्योरेंस होता है। कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी एसेट है आपका, उसका इंश्योरेंस होता है। मशीनरी का किसी का भी, मतलब सबका इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, सब इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस होता क्या है पर, तो इंश्योरेंस वो चीज़ होती है भाई जो जिसका मोटिव, आपका सोल मोटिव जो होता है आपका लॉस कम से कम करना होता है। उसका मोटिव यही होता है कि आपको कम से कम लॉस हो, अगर आपको लॉस हो भी रहा है तो मतलब उसको कम से कम करना है। आप लगा लीजिए आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आपने करा रखा है, 10 लाख की गाड़ी थी आपकी, 10 लाख की गाड़ी जल गई, तो अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी यही आपका ट्राई करेगी कि आपका लॉस कम से कम हो सके। ठीक है, आपको इंश्योरेंस के पैसे दे देगी। इंश्योरेंस में आपने पता होगा ना, गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है और उसमें गलती से आगे लग गई, कहीं ठुक गई, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको ऐसे भी लॉस आया 10 लाख रुपये का, तो वो ट्राई करेगी आपका लॉस कम से कम करने की। अपने आप मतलब 10 लाख रुपये दे देगी, या तो आपको अपने इंश्योरेंस बाय करा हुआ है उनका, आपको 10 लाख रुपये दे देगी, या जो आपकी गाड़ी ठुकी, एक्सीडेंट हुआ है, उसको आपको रिपेयर करा के दे देगी, मतलब रिपेयरिंग करके दे देगी। तो उसका मोटिव क्या है इंश्योरेंस का? आपकी प्रॉपर्टी का, मतलब आपको जितना भी अगर कोई भी लॉस हो गया ना, गलती से आप कभी भी लॉस हो गया अचानक से, तो उसको लॉस को कम से कम करना इंश्योरेंस का काम होता है, आपको पता भी होगा। ठीक है, इंश्योरेंस में आपको पता है क्या कितने तरह के होते हैं भाई। लाइफ इंश्योरेंस होता है या जनरल प्रोडक्ट इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस तो वही होता है जो आप इंसान का कराते हैं। आपको लगा लो आपने अपना कराया, अपने घर वालों का कराया, वो तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, जिसमें अगर हम कोई भी उनको दिक्कत आती है, कोई उनकी डेथ वगैरह होती है, कोई भी दिक्कत आती है, बीमारी होती है, कोई भी एकदम से बीमारी निकल आती है, उनको बीमारी हो जाती है उनको, तो उसका जो भी खर्चा आएगा तो वो लाइफ इंश्योरेंस वाले कवर करता है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस बाय कर रखी है तो लाइफ इंश्योरेंस वाले उस खर्चे को कवर करेंगे। ठीक है, और जनरल प्रोडक्ट इंश्योरेंस भाई वही होती है, आप मशीनरी की इंश्योरेंस करा रहे हैं, आप प्रोडक्ट में आगे नहीं, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आ गया ना इसमें नाम में, तो उसका मतलब ये होता है आपने किसी एसेट का कराया, मशीनरी का कराया, बिल्डिंग का कराया, लैंड का कराया, अपनी गाड़ी का कराया, ठीक है, अपने घर का कराया, जो भी प्रोडक्ट हो जाएगा ना आपका, मतलब एक जो चीज़ है, एसेट है, उसका इंश्योरेंस आता है जनरल प्रोडक्ट इंश्योरेंस के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस का, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, आप इंसान का इंश्योरेंस कराते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में भी होता है आप इंसान का इंश्योरेंस कराएंगे, अगर आप उसको कोई भी दिक्कत होगी फ्यूचर में आगे, कोई भी लगा लो उसको एकदम से डेंगू निकल आए, एकदम से उसको कोई भी बीमारी हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, इंश्योरेंस वाले उस चीज़ का पैसा दे देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कराया इसलिए हुआ है क्योंकि एकदम से कोई बीमारी निकल आए, एकदम से कोई खर्चा निकल आए, तो घर वाले घबराया ना भाई इतने पैसे कहाँ से लाए, तो इसलिए इंश्योरेंस ने कराया होता है। अगर फ्यूचर में कोई एकदम से दिक्कत भी आ जाए तो इंश्योरेंस उन्हें कराया हुआ है, इंश्योरेंस वाली कंपनी उन्हें पैसा देगी इस चीज़ का, क्योंकि उन्हें इंश्योरेंस कराया हुआ है। भाई कुछ भी दिक्कत होती है इंसान को, इसको, ठीक है, तो उसका मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ है,
कंपनी जो भी इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा देगी, तो इंश्योरेंस चाहिए होता है। और इंश्योरेंस कराते टाइम भाई एक चीज़ ये भी लिख के आ जाना क्वेश्चन में, ये हमेशा इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए होता है, ठीक है, कि जो भी चीज़ है ना वो क्लियरली बताई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान है उसे भाई पहले से वो इस स्टेज में है कि भाई मरने वाला है, वो समझ रहे हैं, पहले से इस स्टेज में अगर कोई दिक्कत आने वाली है उसको लगा लो, पहले से अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है, डॉक्टर ने कहा भाई इसको किडनी में दिक्कत आने वाली है, उसको बता दिया डॉक्टर ने किडनी में दिक्कत आने वाली है, फिर आप जाकर इंश्योरेंस बाय कर लेते हो, आपको पता है किडनी में दिक्कत आने वाली है, कोई भी दिक्कत आएगी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी हमें इस चीज़ का सही कराने के लिए, ठीक है, तो आपको पता है। तो अगर आप ऐसे इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी कि भाई आप लो किडनी का ऑपरेशन करा लो, नहीं देगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये जान जाएगी, ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि आपको पहले से पता था इस चीज़ का कि उसको किडनी की दिक्कत है, इसीलिए आपने किडनी के लिए उसकी इंश्योरेंस बाय करी, ठीक है, ताकि हम उसको पैसा दे किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए। पर ये राइट नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत है उसको तो पहले से इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है भाई ये पहले से दिक्कत है, ठीक है। आपने अगर कोई झूठ मूठ बोल के अगर इंश्योरेंस ले लिया है ना तो ऐसे इंश्योरेंस नहीं चलता है, ठीक है, कि आप भाई उनसे पैसे लेने के वजह से इंश्योरेंस ले, आपको पता है भाई मेरे को ऑपरेशन कराना है, तो आप सुबह क्या करोगे, इंश्योरेंस बाय कर लोगे, और जब ऑपरेशन कराना आप कहोगे भाई इंश्योरेंस कंपनी को भाई मेरे को क्लेम दे दो, मेरे को ऑपरेशन कराना है। ऐसा नहीं होता, पहले से बताना होता है कि मेरे को क्या दिक्कतें हैं। और इंश्योरेंस मिलता भी उसी को दिक्कत आने पे जिसके नाम पे इंश्योरेंस है। ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड के नाम पे इंश्योरेंस है, ठीक है, पर आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप उसकी इंश्योरेंस क्लेम कर लोगे, नहीं, जिसके नाम पे इंश्योरेंस है उसको दिक्कत आएगी उसी क्लेम मिलता है, ठीक है। फ़ायदे तो आपको बताइए इंश्योरेंस क्या फ़ायदे होते हैं। इंश्योरेंस के फ़ायदे भाई यही होते हैं कि आपको एक तो कोई भी दिक्कत, कभी भी एकदम से डिसेबिलिटी कोई भी दिक्कत आ जाती है, उसके लिए आपको पैसा के दिक्कत लेने नहीं पड़ती, पैसे की दिक्कत लेनी नहीं पड़ती, भाई पैसा कहाँ से लाऊंगा एकदम से, क्योंकि आपने पता आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपको पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, तो आपको एक तो ये फ़ायदा हो जाता है आपको इंश्योरेंस लेने का, ठीक है। और मैं और बता देता हूँ आपको, इंश्योरेंस लेने का फ़ायदा होगा, आपको एकदम से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एक लाइफ सिक्योर रहेगी, जिसके भी इंश्योरेंस आपने लिया उसकी एक लाइफ सिक्योर रहेगी, भाई हाँ मेरे पास इंश्योरेंस है, कुछ भी मेरे को होता रहा मेरे घर वालों को कुछ नहीं होगा। मतलब कई होता है ना घर में इंश्योरेंस लेते हैं कि उनको पता होता है भाई उनके पीछे उनकी फैमिली भी है, कि अगर उनको कुछ होगा तो भाई मेरे फैमिली को पीछे पैसे जो इंश्योरेंस के वो मिल जाएंगे, तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं। डिसएडवांटेज यही होते हैं भाई कई बार इंश्योरेंस के ना काफ़ी हाई प्राइस होते हैं, मतलब काफ़ी हाई प्राइस की इंश्योरेंस होती है। जर्नली जो होते हैं ना, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके इंश्योरेंस के प्राइस हाई होते हैं, क्योंकि भाई उनको पता है ओल्ड एज में दिक्कत आने की, शरीर में दिक्कत आने की, कुछ भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस हाई होते हैं, तो इसलिए भाई ओल्ड एज में आपके इंश्योरेंस के प्राइसेस हाई होते हैं, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। कई बार भाई ये जो इंश्योरेंस होती है इसके भाई काफ़ी बड़े बड़े पेपर्स पॉलिसीज़ होती हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, कई बार ऐसी भाषा में लिखा होता है उसको आम इंसान पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, ठीक है, और काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिससे कि इंसान उसको लेने से डरता है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। और काफ़ी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो उसमें भी आप बंदा चूज़ करने में काफ़ी हिचकिचाता है, समझ रहे हो, कि एक इंश्योरेंस के लिए काफ़ी सारी होती है, भाई कौन सी इंश्योरेंस करानी है, आपको 50 तरीके की इंश्योरेंस गिना देगा इंसान की, ये लाइफ इंश्योरेंस लेनी, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। अगर इंसान को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भाई वो फंस जाता है, उसको समझ नहीं आता भाई मैं कौन सी लूँ, मेरे लिए कौन सी सही है, तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में दिक्कतें होती हैं। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस आपको सर्च कर लेना है, नेट पर क्या सर्च करना है मैं बता देता हूँ। टर्म इंश्योरेंस सर्च कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आप सर्च करके प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। एक होता है टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और टाइप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्या होते हैं, ठीक है। एक होता है एंडोमेंट, ENDOWMENT, एंडोमेंट पॉलिसी, ठीक है, इसके बारे में सर्च कर लेना, इसके टाइप सर्च कर लेना, टाइप्स ऑफ एंडोमेंट पॉलिसी, ठीक है, ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये भी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। उसके बारे में भाई हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आ गया। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस एक ही होती है। लाइफ इंश्योरेंस में तो आपकी लाइफ के लिए इंश्योरेंस है कि अगर आपकी डेथ होती है किसी भी मतलब किसी भी ऑक्सीडेंसी में, अगर आपकी इनकेस डेथ हो जाती है, मतलब एक्सीडेंट में डेथ हो गई या अगर एकदम से कोई भी दिक्कत आ गया कुछ में एकदम से आपकी डेथ होगी, तो वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आती है। ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस करना मतलब आपकी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं वो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, मतलब एकदम से कोई भी आपकी डेथ हो जाती है किसी भी दिक्कत से, तो वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आता है। और हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि आपको कोई हेल्थ की दिक्कत आती है उसके लिए इंश्योरेंस, कि आपको मतलब लगा लो माइनर अपनी सर्जरी करानी है कोई इस चीज़ की, माइनर आपके कान में दिक्कत है तो वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस काम आती है। माइनर आप कह लो यार मैं चलते चलते मेरे पैर में लग गई, मेरी डेथ तो नहीं हुई ना यहाँ पर, मेरे पैर में लग गई तो मेरे को पैर का ऑपरेशन कराना है, या मेरी हड्डी कहीं से क्रैक हो गई, बोन कहीं से क्रैक हो गई, मेरे को उसका ऑपरेशन कराना है, तो सारे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आता है कि आप हेल्थ का अपना इंश्योरेंस करा रहे हैं। आपको हेल्दी शरीर में कोई दिक्कत आ रही है ना, उसका इंश्योरेंस करा। पर लाइफ इंश्योरेंस में आपकी डेथ के रिलेटेड होता है।
ये मैं बता दें बेनिफिट तो आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस की भाई, आपके जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे होंगे वो भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाएंगे। आपको लगा लो आपको कोई सर्जरी करानी है, आपकी लगा लो कोई चलते चलते कोई हड्डी में क्रैक आ गया, कहीं लग गई हड्डी में क्रैक आ गया, आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तो जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा हो गया वो सारा इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी जो मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर होंगी कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिए वो पे करेगी। तो आपका फायदा पहला यही है कि जो भी आपके हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंस होंगे ना, आपके हॉस्पिटल में जो भी आपके खर्चे बैठेंगे आपके, वो सारी इंश्योरेंस कंपनी देगी। दूसरा यही बेनिफिट होता है, अगर आपको एम्बुलेंस में ले जाने की भी अगर वो नौबत आई ना, तो एम्बुलेंस का खर्चा भी वही देगी इंश्योरेंस कंपनी। आप लगा लीजिए आपको एकदम से पैर की हड्डी में दिक्कत आ गई, एकदम से क्रैक हो गई, तो आप चल के जा नहीं पाओगे, और आप लगा लीजिए आपके घर में गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, तो अगर वो एम्बुलेंस ही बुलाते हैं ना, एम्बुलेंस में आपको बैठा के ले जाते हैं, तो एम्बुलेंस का खर्चा भी हेल्थ इंश्योरेंस वाले भी देते हैं। ठीक है, जितने भी खर्च होते हैं मतलब एम्बुलेंस के, जितने भी मतलब हॉस्पिटल के खर्चे सब इसमें आते हैं, समझ रहे हैं। मतलब मेडिसिन का खर्चा हुआ, वहाँ पर अगर कोई भी ट्रीटमेंट दिया उसका खर्चा हुआ, डॉक्टर की कोई फीस हुई, कुछ भी हुआ, बेड का किराया होता है, मतलब बेड रेंट होता है, वहाँ पे कितने दिन तक आप रुकना है तो उतना बेड का रेंट लगता है, जो भी वो है उसको आपको दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, इसका एक और फायदा ये है कैशलेस होता है सब कुछ, आपको पैसा कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे की दिक्कत लेने की भी जरूरत नहीं है। पैसा कहाँ से लाऊंगा एकदम से इतना सारा, मेरे पास इतना कैश नहीं है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक इंश्योरेंस कार्ड दिया जाता है, इंश्योरेंस आप जब भी परचेज करेंगे आपको कार्ड दे दिया जाएगा, ये कार्ड है हमारा इंश्योरेंस कंपनी का, आपके नाम का दे देंगे, आपको बस हॉस्पिटल में जाना है, वो कार्ड दिखाना है, अपने आप पेमेंट हो जाएगी उस कार्ड से। आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, पैसा डरने की जरूरत नहीं है, पैसा है ही नहीं इतना, आपने इंश्योरेंस लिया हुआ, आप कार्ड मिल जाएगा एक, ठीक है, उस कार्ड को बस हॉस्पिटल में आके दिखा दो, अपने आप आपकी इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा पे कर देगी। तो आपका ये फायदा होता है कि आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, या पैसे की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब समझ गए होंगे आप, ये सारे फायदे होते हैं इंश्योरेंस के। ठीक है, आपको ये पढ़ लिया इंश्योरेंस के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता दिया है। ठीक है, और एक बार ये भी सर्च कर लेना टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, इसके बारे में आपको बेसिक पढ़ लेना है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आ गया। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तो आपको बताइए ना, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होती है, कोई भी एसेट का प्रॉपर्टी लगा लो, लैंड या बिल्डिंग का इंश्योरेंस, मतलब मोस्टली तो बिल्डिंग का ही होता है। प्रॉपर्टी पता ना क्या होती है, प्रॉपर्टी घर को प्रॉपर्टी कहते हैं भाई, बिल्डिंग हो, कोई फैक्ट्री हो, किसी का घर हो, वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर आता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर क्या आता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी में अचानक से कोई दिक्कत आ जाती है, ऐसी दिक्कत नहीं भाई आप ऐसी कोई दिक्कत उसमें कोई वो नहीं है, आपकी दिक्कत है वो नहीं कह रहा, मतलब प्रॉपर्टी में आग लग जाती है, एकदम से डिजास्टर आ जाता है, प्रॉपर्टी मतलब डिजास्टर आ जाता है, कोई लगा लो कुछ भी हो जाता है एकदम से, मतलब कोई अंदर प्रॉपर्टी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, मतलब किसी मशीनरी में आपको मतलब दिक्कत आ जाती है, मतलब काफ़ी डैमेज होता है आपकी प्रॉपर्टी में, डिजास्टर आ जाता है, उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी गिर जाती है, कोई घर में आपकी मतलब फैक्ट्री वगैरह में आग लग जाती है किसी भी दिक्कत से, तो वो सारी चीज़ें आती है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर, जिसके अंदर अगर आपकी फैक्ट्री में आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी दिक्कत आई एकदम से, तो उसमें आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। समझ गए होंगे आप मेरी बात। आप लगा लीजिए आपकी फैक्ट्री में आग लग गई एकदम से, या लगा लीजिए एकदम से अर्थक्वेक आ गया, आपकी फैक्ट्री बड़ी लंबी बिल्डिंग थी, गिर गई वो बिल्डिंग, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा देगी उसका, क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है प्रॉपर्टी का। इंश्योरेंस का मतलब यही होता है भाई कोई भी दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैंने इंश्योरेंस ली हुई है, मतलब फ्यूचर में मुझे प्रॉपर्टी में कोई भी दिक्कत ना आ जाए, कोई भी दिक्कत आए तो भाई मेरे को पैसा खर्च ना करना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी पैसा खर्च करे, इसलिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ली जाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात, बाकी बेसिक चीज़ है, इतना समझने की जरूरत नहीं होती। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ये होती है जो प्रॉपर्टी के लिए होती है। ठीक है, इसमें भी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है। ठीक है, आप उसको भी सर्च कर लेना, गूगल पे आपको मिल जाएगी वो। आपको एक ही सर्च करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसको भी गूगल पे आप उस पर ChatGPT पे सर्च कर लेना पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, और ठीक है कैरेक्टरिस्टिक और जो इसके फीचर्स होते हैं उसके बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में आपको ये कर लेना। उसके बाद एक टॉपिक में और अब मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ आपको, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, आपको इतना समझ भी नहीं आएगा, आप पेन से टॉपिक नोट कर लीजिए। ठीक है, अब भी थोड़े एक तो टॉपिक रहेगा, ठीक है, बस मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो आप ना नोट डाउन कर लो, और थोड़ा यार सर्च भी कर सकते हो यार, ये ऐसी चीज़ें हैं ना, यहाँ समझाना काफ़ी डिफिकल्ट है इसको। ठीक है, इसको आप लिखा हुआ होगा ना, आपने आप जब भी समझ पाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ वर्बली समझाना काफ़ी दिक्कत की बात है इसको, क्योंकि आपको इतना इनके बारे में पता नहीं, मतलब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वगैरह के बारे में तो आपको पता था, तो मैंने वर्बली बता दिया, आप समझ गए होंगे ऐसे। पर ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं भाई कि आपको ऐसे समझ नहीं आती ये चीज़ें, समझ रहे ना, ऐसे समझ नहीं आएंगे अगर आपको इनके बारे में पहले से नहीं पता, तो आपको ये कर लेना है। तो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ लेना है, इसके बेनिफिट और इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना है, और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ लेना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना है, बेनिफिट पढ़ लेने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बचता है आपको, पेंशन प्लान। पेंशन आप बताओ क्या होती है भाई, पेंशन वही होती है जो आपके रिटायरमेंट के बाद आपको मिलती है। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद कह लो या लगा लो, हाँ रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है, जिसमें आपकी जब काम कर रहे होते हैं आपकी, तो उस टाइम में आपकी जो सैलरी होती है उसमें थोड़ा पैसा काट लिया जाता है आपका, प्रोविजन बनाने के लिए, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट, वो बनाने के लिए आपकी लगा लो सैलरी 50,000 है, 50,000 में 2,000-3,000 रुपये काटते चलते हर महीने काटते रहेंगे, उससे आपका एक इंश्योरेंस प्लान बनाते रहते हैं, ताकि अगर आपकी एक बार रिटायरमेंट हो भी जाए, ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा
या तो एक बार दे दें या मंथली आपको पैसे रिटायरमेंट का आपको भेज देना घर में आपकी सैलरी की तरह। तो इंश्योर ये होती है। आपको एक बार गूगल पे या ChatGPT भी सर्च कर लेना, पढ़ लेना टाइप्स ऑफ पेंशन प्लान के होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मतलब 4-5 पेंशन प्लान होते हैं, उसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, पेंशन प्लान के जो आपके बेनिफिट है इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। पेंशन प्लान के बेनिफिट क्या होते हैं, पेंशन लेने के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, एक तो आपको एक गारंटी इनकम मिल जाती है कि आपकी जब रिटायरमेंट हो जाएगी, ठीक है, आप घर में बैठे रहेंगे, आपका पैसा का कोई सोर्स बनेगा नहीं, आपको कोई नौकरी आप करेंगे नहीं उस टाइम पे। ठीक है, तो एक उससे गारंटी बन जाती है पेंशन प्लान से कि आपको पेंशन मिलती रहेगी। आप समझ ना, घर वाला जब आप गवर्नमेंट जॉब किसी आपके घर में, तो आपको बताओ क्या होता है कि आपको पेंशन मिलती रहती है हर महीने आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहते हैं पेंशन के रूप में। मतलब लगा लो हर महीने आते हैं, एक बारी कंपनी पूरा पैसा दे देती है पेंशन के रूप में आपको रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, तो पेंशन के फायदे ये होते हैं भाई, रिटायरमेंट के बाद भी आपका पैसा आता रहता है। ऐसा नहीं है रिटायरमेंट के बाद आप बैठ गए, पैसा कहाँ से कमा के लाऊं। ठीक है, ये दिक्कत नहीं आती। ठीक है, आपको एक ये सर्च भी कर लेना है गूगल पे वीडियो के एंड में। ठीक है, अभी लिख लेना है इसके बारे में भी, सारे टॉपिक अभी नोट डाउन करो, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो, बाकी लिख लो। ठीक है, कुछ ही टॉपिक बचे हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होता है और टाइप्स ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं। ठीक है, बस आपको ये पढ़ लेना है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ तो क्या बचा है आपके बारे में। हाँ, उसके बारे में तो आपको बस बेसिक बचा है जो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है आपको पता होगा। डायरेक्ट टैक्स वो होता है डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स में मतलब आता है आपकी वेल्थ टैक्स हो जाता है, जो आपकी मतलब इनकम पे लग रहा है। वेल्थ टैक्स किस पे लगता है, आपकी वेल्थ पे लगता है, मतलब सीधा आपके पैसे पे लगेगा। इनकम टैक्स क्या होता है, सीधा आपके पैसे पे लग रहा है, मतलब डायरेक्टली लग रहा है आप पर। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, डायरेक्टली लग रहा है, आपने पैसा कमाया, वेल्थ कमाई, डायरेक्टली गवर्नमेंट उसमें अपना पैसा कहिए टैक्स भरो, वो डायरेक्टली टैक्स बन गया, आपको डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स होता है, इनकम आपने कमाई। ठीक है, अगर आपकी इनकम टैक्स आपने इनकम कमाई तो इनकम पर टैक्स लगेगा आपका, वो भी डायरेक्ट टैक्स है। सीधा गवर्नमेंट आपसे मांग ले रही है, भाई आपने इनकम कमाई है, वेल्थ कमाई है, लाओ पैसा लाओ, टैक्स दो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, जिसमें आप कंपनी डायरेक्टली आपसे टैक्स ले रही है। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिससे गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है टैक्स के रूप में, पर वो इनडायरेक्टली जा रहा है। इसका वही होता है कि आप लगा लो आपको फ्रिज खरीद रहे हो, मतलब फ्रिज खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो। ठीक है, उसमें आपको पता है ना जीएसटी पे करते हो आप, जीएसटी वगैरह का एक्साइज ड्यूटी वगैरह, ये जो ड्यूटी होती है, आप चिप्स का पैकेट भी खरीद रहे हो उस पर भी जीएसटी लग आता है। ठीक है, समझ रहे हो, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिस पर आप टैक्स तो भर रहे हो पर इनडायरेक्ट मोड में भर रहे हो। आप सीधा ये नहीं कह रहे गवर्नमेंट को ले लो 10 रुपये अपने चिप्स खरीदा टैक्स ले लो, नहीं, आप इसमें टैक्स तो भर रहे हो, पर कैसे भर रहे हो कि आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने टैक्स भरने के रूप में नहीं दिए पैसे उसको दुकानदार को, आपने तो दुकानदार को पैसे दे दिए चीज़ खरीदने के। ठीक है, आपने पैसे दिए, आप चीज़ घर में लिया, पर आपने अगर इनडायरेक्ट रूप में टैक्स भी भर दिया साथ में। लगा लो 10 लाख की एक मशीन खरीदी आपने, 10 लाख भर दिया आपने, आपको तो लगा 10 लाख मैंने मशीनरी खरीदी है, मेरे को पैसे मिल गए, चलो मेरा मशीनरी आ गई, पर आपने ये नहीं देखा कि आपने इनडायरेक्टली उसमें से 50,000 या 1 लाख रुपए टैक्स भी भर दिया आपने, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो आप अपने आप नहीं भरते, पर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो या सेल करते हो तो उसमें अपने आप टैक्स कट जाता है। कोई भी लगा लो मशीन खरीदी या कोई गाड़ी खरीदी, उस पर टैक्स लगता है आपका, कोई भी चिप्स भी खरीदने जाओगे ना उस पर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स आपका, जो आपको आप खुद नहीं देते इसको, मतलब आप अपने आपको पता नहीं कि टैक्स कट रहा है इसमें मेरा, पर आपका टैक्स कट रहा होता है इसमें से। ठीक है, आप कोई भी खरीदने जाओगे उसमें टैक्स का पैसे भी इंक्लूड होते हैं। और डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप खुद पे करते हो, इनकम टैक्स आप खुद पे करते हो, वेल्थ टैक्स जो बिजनेसमैन होते हैं खुद पे करते हैं, सामने से टैक्स पे करते हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्स आता है। और जो आप खुद पे नहीं कर रहे पर भी पे हो रहा है वो आपकी इनकम से, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी के बारे में आपको बताइए भाई, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जुलाई 1 को 2017 में इम्पोज किया गया था। इसमें काफ़ी सारे टैक्सेस थे, उनको कंबाइन करके एक जीएसटी बना दिया गया था। मतलब आगे पहले बहुत सारे टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी, फिड्यूशियरी ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स आते थे। ठीक है, इतने सारे टैक्स को कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया जिसको जीएसटी नाम दे दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी आपको समझ गया होगा। ठीक है, आपको अभी ये पढ़ लेना। ठीक है, अब 2.2-3 टॉपिक बचे हैं। ठीक है, बस आप ये मेरी बात सुन लो। अभी आपको पढ़ लेना टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के बारे में सर्च करना, व्हाट इज टैक्स प्लानिंग। ठीक है, बस ये सर्च कर लेना व्हाट इज टैक्स प्लानिंग, इसके बारे में पढ़ लिया आपने। उसके बारे में पढ़ लेना व्हाई टैक्स प्लानिंग। ठीक है, व्हाट इज टैक्स प्लानिंग, व्हाई टैक्स प्लानिंग, द पर्पस ऑफ टैक्स प्लानिंग। ठीक है, इसको पढ़ लेना। हाउ टू गेट स्टार्टेड विद टैक्स प्लानिंग, बस आपको ये पढ़ लेना। ठीक है, इसके आगे मैं आपको कुछ करूँगा रिकमेंड पढ़ने के लिए। ठीक है, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आपने ये वीडियो अगर पूरी देख लिया तो आपके लिए मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ, आप फेल नहीं हो सकते। समझ रहे हो, आप फेल नहीं हो सकते, आप पास ही हो गए 100% आप। ठीक है, पूरी नॉलेज मैंने आपको दे दी, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बता भी दिए, जो बेसिक चीज़ थी जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है वो मैंने आपको बता दी। आप वीडियो को एंड में करके, मतलब वो अपने वीडियो खत्म होने के बाद आप सर्च करके अपने आप भी पढ़ सकते हो। बस आपको मतलब 1 घंटे की वीडियो ये होगी, आप 1 घंटा अपने आप ऊपर लगाना, मैक्सिमम 1 घंटा कह रहा हूँ, आधे घंटे में हो जाएगा जो मैंने बताया। वैसे तो आपको 1 घंटा अपने आप से लगाओगे, 2 घंटे के अंदर आप पास हो जाओगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, ये भी कर लेना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीख लेना। जैसे तो बच्चों को आता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पता होगा आपको कि 10 लाख पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जैसे लगा लो 10 लाख रुपये हैं, उस पर आपका इंटरेस्ट का रेट है वो है 10%।
ठीक है, और है 3 साल का, 3 साल के लिए लिया है आपने, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। तो अब उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो कैसे करोगे, आपको पता होगा ना, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, समझ गए ना आप, ये बात समझ गए। कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा गया है। 8th वंडर मतलब 8वां अजूबा, समझ रहे हो, मतलब इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो आपके लिए फायदा है। आपने 1 लाख इन्वेस्ट करा, अगर 1 महीने बाद जाके वो 1,10,000 हो गया ना, तो अब आपको 1,10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। आपका अगले महीने मतलब थोड़े कुछ समय बाद 1.5 लाख हो गया, अब आपको 1.5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है, समझ रहे हो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है कि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपने 1 लाख इन्वेस्ट करा, 1 साल बाद 1.5 लाख भी हो गया, पर भी आपको आप जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 लाख पे मिलेगा, आपने 1 लाख अपने आप से इन्वेस्ट करा है, ठीक है। अब कल को 2 लाख भी हो गया ना पैसा, तो आपका इंटरेस्ट 1 लाख रुपए पे मिलेगा 10%, ठीक है, क्योंकि आपका सिंपल इंटरेस्ट पे है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है, जितना आपको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है ना, वो आपके प्रिंसिपल में जुड़ता जा रहा है, उस पर भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 1 लाख का 1,10,000 हुआ तो वो 1,10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। अब कल को जाके वो 1.5 लाख हो गया, तो आपको 1.5 लाख पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा सिंपल, कोई बेसिक है बिल्कुल, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख पे इंटरेस्ट रेट है 10%, ठीक है, 3 साल के लिए, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये कैलकुलेट करके बताओ। ये आपको बताइए भाई, पहले साल का निकालना, 1 लाख को 10% से इंटू करो, ठीक है, 10% निकाल लो उसका, ठीक है, पहले साल का आ गया। अब दूसरे साल का निकालना है, तो 10% वैल्यू आई उसकी, कितना है, 1 लाख का 10% कितना है, 1 लाख रुपये आएगा। अब टोटल वैल्यू कितनी, 11 लाख, अब 11 लाख का 10% निकाल दो, समझ रहे हो ना। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दो, बस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, बस ये कर लेना आपने, मतलब खत्म है भाई। आपको पेपर, आपको फेल तो कोई कर नहीं सकता, आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता अब तो, ठीक है। आपने पूरी वीडियो अगर देख ली तो ठीक है, और मैं ऐसी भी और वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करता रहता हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो।